हाँ जी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल। और हमने बच्चों जो लास्ट क्लास में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, याद होगा आपको, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। जिसमें हमने बच्चों कुछ बेसिक डेफिनेशन हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की वहाँ पे कंप्लीट किया था। आपको याद होगा हमने उसके अंदर ये पढ़ा था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिए जाएंगे, टेस्टामेंट्री लिए जाएंगे या फिर नॉन टेस्टामेंट्री लिए जाएंगे। सेकेंड हमने पढ़ा था बच्चों यहाँ पर रिवीजन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, और क्या पढ़ा था बच्चों हमने। हाँ जी, हमने पढ़ा था वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट क्या होता है, और क्या पढ़ा था बच्चों मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रियंका, आप मुझे बताओ बच्चे रिमाइंडर क्या होता था। रिमाइंडर, वेरी गुड। तो इसमें वो प्रॉपर्टी आगे ओनर की जगह किसी आगे वो शिफ्ट होती चली जाएगी। क्लियर, तो हमने उसकी बात की थी हमने। गुड। भव्या आप मुझे बताओ, वेरी गुड प्रियंका। भव्या आप मुझे बताओ वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता था बच्चे। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता था। ओके, फाइन। गॉट पॉइंट बच्चों यहाँ पे। तो वेस्टेड मैंने आपको दो तरह का बताया था, एक वेस्टेड इन पोजेशन एंड वेस्टेड इन राइट। तो पोजेशन वो होता है जिसके पास अभी प्रेजेंट राइट भी है, प्रेजेंट पोजेशन भी है। और जो वेस्टेड राइट आपने किया था बच्चों कि प्रेजेंट उसके पास राइट तो है लेकिन पोजेशन उसको कब आएगा, वो फ्यूचर में आएगा और वो भी सर्टेन होना चाहिए बच्चों। जो हमने वहाँ पर उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर हमने बच्चों इसके बाद कुछ हमने मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी वहाँ पे कर ली थी, आपको याद होगा। क्लियर। तो चलो आ बच्चों, आज हम थोड़ा सा नया टॉपिक हम कर रहे हैं और आज वाले टॉपिक में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे कि ट्रांसफर कैसे किया जाता है, ट्रांसफर किस किस पार्टी के बीच में होगा, एंड ट्रांसफर के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की जाएंगी। यस प्रियंका, कुछ पूछना है आपको। आपका बच्चे माइक ऑन है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो, हाँ जी बच्चों, तो इसमें आज हम ट्रांसफर से रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं कि भाई ट्रांसफर कैसे किया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको नोट्स में से पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई डायग्राम नहीं होता है। बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ हमें जस्ट एज थ्योरी की तरह पढ़ना है। जिस पर डायग्राम आएगा मैं उस पर डायग्राम आपको बनाता हुआ चलूंगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर ट्रांसफर का मतलब क्या दिया गया कि मीन्स एन एक्ट। ये एक एक्ट है कि जहां पर एक लिविंग पर्सन अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, कन्वेज द प्रॉपर्टी। क्लियर, या तो वो ट्रांसफर अभी इन प्रेजेंट कर रहा है या फिर प्रॉपर्टी इन फ्यूचर करेगा। तो मतलब साफ से बोल दिया कि जो ट्रांसफर है बच्चों वो ट्रांसफर प्रेजेंट में भी कर सकता है और ट्रांसफर फ्यूचर में भी कर सकता है। जैसे आपने रिमाइंडर में पढ़ा था बच्चों, सेम थिंग वैसे यहाँ पे ले रहे हैं कि प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट भी ट्रांसफर की जाती है, फ्यूचर भी ट्रांसफर की जाती है। किसको ट्रांसफर की जाएगी बच्चों, वन और मोर लिविंग पर्सन या फिर टू हिमसेल्फ या फिर वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। तो दैट्स वन। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं ट्रांसफर का मीनिंग देख रहा हूँ यहाँ पे, तो बच्चों ट्रांसफर का मीनिंग क्या लिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों ट्रांसफर का मीनिंग बताया गया है कि ट्रांसफर क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसफर का एक सिंपल मीनिंग आप यहाँ पे रखोगे बच्चों कि जहाँ पर हम टू लिविंग पर्सन की हम बात कर रहे हैं कि उनके बीच में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है, ज्वाइन, ठीक है, कि जिसमें टू लिविंग पर्सन यहाँ पर लिए जाएंगे बच्चों। अब क्वेश्चन इज दिस बच्चों कि यहाँ पे जब मैं लिविंग पर्सन की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ तो क्या लिविंग पर्सन में कंपनी भी आएगी। तो बच्चों याद रखना, लिविंग पर्सन में वो सब लोग आएंगे जिसकी एक प्रॉपरली एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सब कुछ वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अगर मैं लिविंग बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं एक नेचुरल पर्सन की अगर बात करता हूँ बच्चों, तो नेचुरल पर्सन में तो आपको याद होगा इसमें हम उसको तभी अप्लाई करेंगे अगर उसकी कैपेसिटी रहती है। आपने एक चैप्टर किया हुआ था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका आता था, जिसमें साफ साफ कहा गया कि भाई वो पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए, वो पर्सन अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, वो पर्सन डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए बाय लॉ।
तो सेम थिंग बच्चों यहाँ पर हम फॉलो कर रहे हैं कि वो पर्सन नेचुरल पर्सन अगर है तो हम वहां पे क्या चेक करेंगे, उसकी कैपेसिटी चेक करेंगे एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो साथ में जिनकी एज पर लो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो उसको भी हम लिविंग पर्सन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे उसको अलाउड किया गया है। तो इसमें बच्चों नेचुरल पर्सन तो आएगा ही आएगा, और साथ में जो आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वो सब हम यहाँ पे कवर उसको हम करेंगे बच्चों। तो ये सब उन्होंने यहाँ पर उसको बताया हुआ है। तो चलो आप पढ़ते नोट्स में बच्चों, नोट्स में कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा गया। सबसे पहले आपको ये मीनिंग इसके अंदर लिखना है कि ट्रांसफर किसको कहेंगे, कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट विच लिविंग पर्सन ट्रांसफर प्रॉपर्टी या तो आइदर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर लिविंग पर्सन, या फिर टू हिमसेल्फ, या फिर वन और मोर लिविंग पर्सन। फिर सेकंड में जो आपको लिखना है बच्चों, ये इसके अंदर लिखना पड़ेगा कि लिविंग पर्सन में क्या क्या चीजें आपकी आती है। देखो बच्चों क्या क्या आता है, कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो अपने नाम से काम कर सकते थे। जैसे बच्चों बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और इन बात करता हूँ एसोसिएशन की, तो वो इनकॉर्पोरेट हो या ना हो लेकिन वो अपने नाम से काम कर सकते थे, तो यहाँ पर उनके नाम से भी उनको भी हम लिविंग पर्सन लेके चल सकते हैं। ठीक है। जैसे एक फर्म एक प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, नाम फर्म का हो रहा है बट वो प्रॉपर्टी होती पार्टनर की है, तो क्यों, क्योंकि एज पर पार्टनरशिप एक्ट फर्म को ये अलाउड किया गया है कि भाई आप फर्म वहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकती है, लेकिन किसके नाम से लेगी बच्चों, वहाँ पे लेगी प्रॉपर्टी पार्टनर के नाम पे, बट वो किसके नाम से चलेगी, फर्म के नाम से प्रॉपर्टी चलेगी। इसलिए उसने कहा कि जिसके लॉ में जो चीज अलाउड की गई है ना कि भाई आप जो जो ले सकते थे प्रॉपर्टी, वो सब यहाँ पे लिविंग पर्सन माने जाएंगे। ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछेगा आपसे तो बच्चों ये सब आपको बताना पड़ेगा इसके अंदर। तो नंबर 1 क्या लिखोगे, ट्रांसफर बिटवीन द टू लिविंग पर्सन, एंड नंबर 2 आप यहाँ पे बताओगे बच्चों कि लिविंग पर्सन में कौन कौन से लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम वही चीज यहाँ पर बताएंगे। क्लियर। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे ना आपको ना ये सब पढ़ने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। ये सब यहाँ पे वेस्ट ऑफ दिया हुआ है कि वेस्ट ऑफ टाइम है यहाँ पे, तो ये सब आपको यहाँ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन आपको इसमें पढ़ना है कि अगर नेचुरल पर्सन है तो उसकी कैपेसिटी कैसे आप चेक करोगे, क्या क्या चीज़ वहाँ बताई गई है। तो देखो साफ साफ बता दिया गया बच्चों यहाँ पे कि प्रॉपर्टी ऑब्वियस है, जो लिविंग पर्सन है वो हम कैसे चेक करेंगे, तो ऑब्वियस है उसकी कैपेसिटी वहाँ पे चेक करेंगे कि कौन कौन से पर्सन लिविंग पर्सन में आए थे और उनकी कैपेसिटी क्या है। तो देखो बच्चों यहाँ पर सेक्शन 7 में साफ साफ बता दिया गया है कि वो पर्सन जो कॉम्पिटेंट है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी एंड ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉम्पिटेंट। तो सिंपल वैसे बच्चों याद रखो कि वो पार्टी क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। ये उसकी कैपेसिटी की बात कर रहा है। अब वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है ये कैसे चेक होता है बच्चों, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से चेक किया जाता है। आपको ये पता भी है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर वो मेजर है, अगर वो साउंड माइंड है और अगर वो लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई नहीं है तो वो पर्सन ट्रांसफर कर सकता था। डिपेंड बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे वो ट्रांसफर कर सकता है। हाँ जी बच्चों, अब यहाँ पे ना यस प्रियंका, नहीं प्रियंका सेक्शन आपको इसके लर्न नहीं करने हैं बच्चे, आपको इवन ईबीसीएल में किसी भी चैप्टर के सेक्शन लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन बस लॉ मेकर कहता है, सॉरी एग्जामिनर कहता है कि भाई एग्जाम में सेक्शन गलत मत लिखना बस। ठीक है। आपको अगर मैं पूरे लॉ में अगर बात करता हूँ बच्चों तो सिर्फ आपको कंपनी लॉ के मेन आपको सेक्शन लर्न करने पड़ते हैं, बाकी का इतना कंपल्सरी नहीं है। ठीक है बच्चों यहाँ पे। हाँ जी, तो बच्चों यहाँ पे ना जब यहाँ पे लिखा गया कि एक पर्सन ट्रांसफर करेगा, अब प्रॉब्लम क्या है ध्यान सुना बच्चों यहाँ पर, सॉरी हम यहाँ पे बात करें बच्चों कि यहाँ पर एक पर्सन ट्रांसफर करेगा, मतलब एक लिविंग पर्सन अपनी प्रॉपर्टी जो वो ट्रांसफर करेगा किसी दूसरे लिविंग पर्सन को करेगा। दूसरे लिविंग पर्सन को करेगा। तो बच्चों यहाँ पर ना ये जो लिविंग पर्सन है इसको यहाँ पे ऑब्वियसली क्या बोला जाता है, डेट्स कॉल्ड ट्रांसफरर। ट्रांसफरर। और ये जो सेकंड पर्सन है बच्चों इसको यहाँ पे हम नाम बोलेंगे डेट्स कॉल्ड ट्रांसफरी। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ना अब लैंग्वेज ध्यान से आप पढ़ के देखो, इसमें आपको क्या लग रहा है किस चीज की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, कि भाई ट्रांसफरर की बात की जा रही है या फिर ट्रांसफर की बात की जा रही है। फर्स्ट लाइन पढ़ के मुझे ध्यान से बताना आप,
ठीक है। एवरी पर्सन जो कॉम्पिटेंट था और जो ऑथराइज है कि जो प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, वही कॉम्पिटेंट माना जाएगा टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी। हाँ जी बच्चों, तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे ट्रांसफरर की बात की जा रही है, ट्रांसफरी की जा रही है, या दोनों की जा रही है? हाँ जी बताओ। ट्रांसफरर है, ट्रांसफरी है, लैंग्वेज पढ़ने से क्या लग रहा है आपको? यस भव्या। ट्रांसफरर, वेरी गुड प्रियंका। ट्रांसफरर, तो यहाँ पे ट्रांसफरर की बात की जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला जो हम पॉइंट देख रहे थे ना बच्चों, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, वो सिर्फ मैं यहाँ पे ट्रांसफरर के रिगार्डिंग चेक कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि जो कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं ट्रांसफरी के केस में चेक नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब अगर एक माइनर ट्रांसफरी अगर बनना चाहे, मतलब अगर मैं प्रॉपर्टी किसी माइनर के नाम अगर करना चाहता हूं, तो वो अलाउड है। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ क्या देखना है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला मेजर होना चाहिए, जिसको कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो इवन यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो ट्रांसफरी है इवन कैन बी माइनर, कि यहाँ पर वो पर्सन क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पर वो माइनर हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो दैट्स योर पॉइंट कि जो यहाँ पे बताया गया है। क्लियर? तो क्या क्या बताया बच्चों? नंबर वन, ट्रांसफर जो होगा वो दो लिविंग पर्सन के बीच में होगा, और जब भी हम यहाँ कैपेसिटी चेक करेंगे तो हमेशा किसकी चेक करेंगे बच्चों? एक ट्रांसफरर की हम यहाँ पे कैपेसिटी चेक करेंगे। ट्रांसफरी कैन बी माइनर। क्लियर? तो यहीं पर यही बताया गया आपका बच्चों। तो चलो आगे पढ़ते हैं नोट्स में क्या लिखा गया है आपका। हाँ जी, तो बट ए माइनर कैन बी ट्रांसफरी, क्यों? क्योंकि देयर इज नथिंग इन द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट टू डिस्क्वालीफाई ए पर्सन। कौन से डिस्क्वालीफाई की बात कर रहे हैं बच्चों? जो डिफाइन नहीं किया गया, जो ट्रांसफरी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या मतलब हुआ, अगर मॉर्गेज जो कर रहा है, तो जो मॉर्गेज ट्रांसफर कर रहा है, ध्यान सुना बच्चों, जो जो मॉर्गेज कर रहा है, तो वहां पे वो एक माइनर के फेवर में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो हम बात करते हैं सिर्फ ट्रांसफर की बात करते हैं, ट्रांसफरी की हम बात तो यहाँ पे करते ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया बच्चों, द मॉर्गेज कैन बी वैलिडली एग्जीक्यूटेड इन द फेवर ऑफ माइनर। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो दैट्स मीनिंग कि भाई यहाँ पे किसके फेवर में क्या हम कर सकते हैं, वो इसने यहाँ पे प्रॉपरली वैसे बता दिया है। क्लियर? अब बच्चों इसमें ना ये एक एक्सेप्शन इसकी लिखी गई है, लेकिन अभी एक्सेप्शन आपको अभी नहीं करनी है, मैं आपको जब डॉक्ट्राइन कराऊंगा ना, तो उसमें एक डॉक्ट्राइन आएगा आपका, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट, तब आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अभी आप सिंपल ये मान के चलो कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, मतलब जो ट्रांसफरर है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ट्रांसफरर सेल बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, कि वो प्रॉपर्टी का ओनर होगा ही होगा। अभी हम यही मान के चलते हैं बच्चों। क्लियर बच्चों यहाँ पे? तो दैट्स योर पॉइंट की जो यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफर। अब बच्चों सब्जेक्ट मैटर क्या होता है बहुत ध्यान सुनना, आपको बताना, मैं यहाँ पे दो केस लूंगा। ठीक है, अभी आपने जो बात की थी कि ट्रांसफर प्रेजेंट, एक वर्ड आपने लिया था बच्चों, क्या तो ट्रांसफर प्रेजेंट में किया जाएगा और इन फ्यूचर। ये वर्ड अभी आपने किया था कि ट्रांसफर जो किया जाएगा आइदर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। अब इसके अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पे, अब इसके रिगार्डिंग अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसफर के रिगार्डिंग। क्लियर? दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे दो एग्जाम्पल लूंगा, आपको बताना है दोनों वैलिड हैं या फिर कोई एक वैलिड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मान लो एक पार्टी में ले रहा हूँ मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। ठीक है, मिस्टर एक्स के पास एक प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी ये कॉन्टेक्ट करता है वाई के साथ, और इससे कहता है कि सपोज इससे मैंने कॉन्टेक्ट किया 1 जुलाई 2020 को, लेकिन मैं इसको कहता हूं कि मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर करूंगा वो एक को नहीं करूंगा, 27/2020 को मैं आपको ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, अभी नहीं करूंगा, 20 जुलाई 2020 को मैं आपको ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, तो वाई कहता है ठीक है जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वाई यहां पर एग्री कर जाता है। ठीक है, सेकंड केस बच्चों, यहां पर जो सेकंड केस में ले रहा हूं यहां पे आपको बताना है, फिर ये दोनों केस में क्या रहेगा। एक्स ना वाई को कहता है कि मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, ध्यान सुना पॉइंट बच्चों यहाँ पे, मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, और ये मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सपोज ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है 1 जुलाई 2020 को,
कब किया कॉन्ट्रैक्ट बच्चों यहाँ पे 1 जुलाई 2020 को, और इससे कहा गया कि भाई आपको जो ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉपर्टी वो 27 जुलाई 2020 को किया जाएगा। अभी तक तो सर हमें कोई डिफरेंस समझ में नहीं आया क्योंकि दोनों में तो सेम बातें की गई हैं। लेकिन बच्चों सेकंड केस में ले रहा हूँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग क्या है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट को किया गया ना, अभी एक्स उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, ठीक है, और एक्स वाई से साफ साफ कहता है कि मेरे पास ना ये प्रॉपर्टी जो है वो 18 को मेरे पास आ जाएगी, मेरे पास ये प्रॉपर्टी 18 जुलाई 2020 को आ जाएगी, और फिर उसके बाद मैं 20 को आपको ट्रांसफर कर दूंगा। तो अब देखो बच्चों, अभी प्रॉपर्टी उसके पास आई नहीं थी, उसने कॉन्ट्रैक्ट कब कर दिया 1 जुलाई 2020 को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब कर रहा है, वो 20 जुलाई को ट्रांसफर कर रहा है। हाँ जी, अब बताओ बच्चों ये दोनों केस वैलिड है, जो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहाँ पे लिए दोनों वैलिड है या कोई एक वैलिड है? इसको नाम मैं देता हूँ सिचुएशन ए, सिचुएशन बी। हाँ जी बताओ, ए और बी बोथ आर वैलिड या आइदर ए वैलिड और बी वैलिड? बी क्यों नहीं है अंकित? अच्छा, तो वो बच्चे वो आगे आएगा इन जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल, ठीक है, तो बाद में आएगा। तो एक पॉइंट अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, मैंने ना जब स्टार्टिंग में आपको ट्रांसफर बताया तो मैंने आपको ये कहा था कि ट्रांसफर प्रेजेंट भी हो सकता है, ट्रांसफर फ्यूचर भी हो सकता है, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी तो नहीं कही ना आपको कि प्रॉपर्टी प्रेजेंट भी हो सकती है, प्रॉपर्टी फ्यूचर भी हो सकती है। तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पे कि प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट होनी चाहिए, ट्रांसफर आप प्रेजेंट में भी कर सकते हो और फ्यूचर में भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ फर्स्ट केस में, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी अभी प्रेजेंट में है, इवन इवन आप उस प्रॉपर्टी को जो ट्रांसफर कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी का जो पोजेशन जो ट्रांसफर कर रहे हो वो फ्यूचर में कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज लॉ के अकॉर्डिंग अलाउड की गई है। लेकिन जो बच्चों सेकंड केस है, इसमें कह रहा है कि जब तक प्रॉपर्टी है आपके नाम पे नहीं हुई है तो आप किसी दूसरे के नाम पर आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब आप किसी दूसरे को कैसे प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसमें बच्चों याद रखना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सपोज हम प्रॉपर्टी कब आएगी हमारे पास, फ्यूचर में आएगी, ट्रांसफर भी कब कर रहे हैं बच्चों, हम फ्यूचर में कर रहे हैं। तो याद रखना ये चीज आपको अलाउड नहीं की गई है लॉ के अंदर, उन्होंने साफ साफ कहा है प्रॉपर्टी प्रेजेंट होनी चाहिए, ट्रांसफर प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी आपका हो सकता है। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो उन्होंने बताया हुआ है सब्जेक्ट मैटर, कि वहां पे सब्जेक्ट मैटर क्या आपका रहेगा। क्लियर? तो चलो आप पढ़ते हैं बच्चों, इसमें क्या बताया गया है, सेक्शन 6 पढ़ो क्या लिखा गया कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर, क्लियर, कि कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप ट्रांसफर कर सकते हो एक्सेप्ट एक्सेप्ट प्रोवाइड बाय एक्ट। मान लो अगर लॉ में कोई एब्सोल्यूट प्रोविजन दिया हुआ ना कि ये वाली नहीं कर सकते तो अलग बात है, अदरवाइज हर तरह की प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर सकते हो बच्चों, ठीक है। और प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बच्चों, जनरल रूल की राइट टू प्रॉपर्टी में सब कुछ आ गया आपका, राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमने हिसाब से क्या बोल दिया कि प्रॉपर्टी में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि प्रॉपर्टी में जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम फ्यूचर प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ किसको हम इंक्लूड करेंगे बच्चों, सिर्फ ओनली एंड ओनली प्रेजेंट प्रॉपर्टी होगी, और जो ट्रांसफर है वो प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी आपका हो सकता है। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफर। वर्ड पॉइंट बच्चों यहाँ पे, तो दिस इज योर टॉपिक बच्चों, सिंपल वे से कि ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर में कैपेसिटी किस किस की देखी जाएगी, एंड थर्ड वन ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर वहां पर लिया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो दैट्स योर टॉपिक ट्रांसफर बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं कि जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है। तो पहली फॉर्मेलिटी तो बच्चों आपको पता ही है कि भाई जो हम कॉन्टेक्ट करेंगे वो हमेशा रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, आप किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी ओरल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो कॉपी पर हेडिंग बनाना बच्चों यहाँ पे फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, formalities regarding of transfer of property।
तो बच्चों जब मैं फॉर्मेलिटीज चेक करूंगा ना कि यहाँ पे क्या फॉर्मेलिटीज होती है, तो पहले ना ये टॉपिक इसको रीड विद करूंगा जो आपने JIGL में एक चैप्टर किया होगा, दैट इज द रजिस्ट्रेशन एक्ट। और बच्चों जो रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है ना, वहां पे उन्होंने एक चीज बताई थी कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है कि जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जहां पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होगा। तो आपको याद होगा उसमें बच्चों, उसमें पॉइंट नंबर 1 या 2 या 3 थे जो आपके, वो एक ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात करते थे। तो आपको यहाँ पे याद होगा बच्चों कि जहां पे हम रजिस्ट्रेशन एक्ट में पढ़ते थे ना कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कब, अगर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी होती थी बच्चों, याद है किसी को लिमिट? रजिस्ट्रेशन एक्ट में लिमिट क्या होती थी? वेरी गुड बच्चे, कि यहाँ पे 100 रुपीज, 100 या फिर उससे ज़्यादा होती थी तो उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता था। तो सेम थिंग बच्चों यहाँ पे उसने यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग बात की है। यहाँ पे अगर हम फॉर्मेलिटीज के रिगार्डिंग बात करेंगे तो अगर वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू है और 100 एंड मोर है, तो वहाँ तो वैल्यू मतलब जो आप डॉक्यूमेंट बनाओगे, फॉर्मेलिटी जो करोगे, ऑलवेज इन रिटर्न। बट अगर यहाँ पे आप ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से कम है, वैसे बच्चों 100 रुपीज़ से कम आज किसी की वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मल अगर सेंटर तक भी पहुँचते हो ना तो 100 रुपीज़ तो वैसे ही आपके खर्च हो जाते हैं, और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको 100 रुपीज़ से कम में आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो इट इज़ नाउ एट द टाइम इट इज़ इम्पॉसिबल, बहुत रेयर है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर फिर भी आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से कम है, तो वहाँ पर आप ओरल में भी कर सकते हो और रिटर्न में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन अगर 100 से ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर आपको 100 में उसे पूरा करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। फिर तो रिटर्न में आपको लिखना पड़ेगा। तो बच्चों रिटर्न में अब क्या क्या फॉर्मेलिटीज आएगी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि मेन फॉर्मेलिटीज तो आपकी किस में आती है, 100 या उससे ज़्यादा में ही आती है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले जो यहाँ पे आता है कि हमें विटनेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना, विटनेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। विटनेस के बिना कभी भी कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं होता। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे विटनेस के रिगार्डिंग अगर बात करता हूँ तो विटनेस का क्या काम वहाँ पे रहता है। तो मान लो एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है और एक्स मिस्टर वाई को, एक्स क्या कर रहा है, वाई को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। तो इसका मतलब एक्स कौन है बच्चों, एक्स ओनर है, और वाई मतलब ये भी कह सकते हो एक्स ट्रांसफरर है, और वाई कौन है बच्चों, ट्रांसफरी। तो इस केस में बच्चों यहाँ पे जब यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी तो एक प्रॉपर टाइटल यहाँ पे लिख के एक प्रॉपर उसका एग्रीमेंट बनेगा, रिटर्न में प्रॉपर एक एग्रीमेंट लिखेगा कि भाई यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर की जा रही है, कितने रुपए में की जा रही है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवाया जाएगा, एवरीथिंग। लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले क्या होता है बच्चों यहाँ पे कि दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, तो वहां पर इन दोनों पार्टी के साइन तो होने चाहिए। मिस्टर एक्स के भी हमें वहां पे साइन चाहिए, मिस्टर वाई के भी साइन चाहिए। अब यहाँ पे आप ये कैसे जज करोगे, आपने वो साइन करके आप एग्रीमेंट लेके आप पहुंच गए रजिस्ट्रार के पास कि सर इसको रजिस्टर कर दीजिए, क्लियर। लेकिन रजिस्ट्रार इसको कैसे कंफर्म करेगा कि ये जो साइन करने वाला पर्सन था, मान लो यहाँ पर ये सिग्नेचर एक्स के हो गए, ये सिग्नेचर वाई के हो गए, तो ये आप कैसे जज करोगे कि ये जो सिग्नेचर है मिस्टर एक्स के ही हैं, ये सिग्नेचर मिस्टर वाई के ही हैं, ये कैसे यहाँ पे बच्चों किया जाएगा। तो इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ सर इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि ये साइन मिस्टर एक्स के हैं, ये साइन मिस्टर वाई के हैं, उस चीज़ के लिए प्रॉपर क्या होता है बच्चों, विटनेस वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। विटनेस वहाँ पे होगा और पहले विटनेस चेक करेगा कि क्या पार्टी ने साइन किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। तो मतलब विटनेस ये गारंटी लेता है कि जो मिस्टर एक्स और जो मिस्टर वाई है इन दोनों ने हमारे सामने साइन किए हैं, ठीक है। और वैसे बच्चों जो विटनेस कम से कम चाहिए होते हैं वो कम से कम हमें 2 विटनेस चाहिए होते हैं जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है, एटलीस्ट 2 विटनेस। लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ होंगे, जरूरी नहीं है कि दोनों उसी टाइम पर एट प्रेजेंट दोनों एक साथ होने चाहिए। आप अगर उस टाइम पे एक विटनेस भी उन दोनों के अगर कर रहे हैं ना कि हाँ ठीक है, तो दूसरा विटनेस बाद में से साइन करते उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बाद में ये जरूर होगा दोनों विटनेस वहां पे लाइबल होंगे, इन फ्यूचर अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो दोनों विटनेस वहां पर लाइबल होंगे बच्चों। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर ए और बी, और एक सिंपल वे से मैं ये कह सकता हूँ
कि जब मिस्टर एक्स और वाई सिग्नेचर कर रहे होंगे, दैट इज कि एट द टाइम ऑफ सिग्नेचर या एट द टाइम ऑफ साइनिंग द डॉक्यूमेंट, एट लीस्ट वन विटनेस मस्ट प्रेजेंट। सिग्नेचर करते वक्त वहां पर एक विटनेस तो होना चाहिए, ठीक है। और सेम थिंग बच्चों, अगर मैं विटनेस के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं तो एट द टाइम ऑफ साइनिंग, कि जब यहां पे ये लोग साइन कर रहे हैं तो एट लीस्ट वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट प्रेजेंट, ठीक है। तो दोनों केस में बोल दिया गया, पहले विटनेस साइन करेगा कि पार्टी ने साइन सही से किया नहीं किया है, फिर पार्टी देखेगी वहां पे कि क्या विटनेस ने प्रॉपर वे से साइन किया नहीं किया है। तो दैट्स कॉल्ड बच्चों यहाँ पे, तो फर्स्ट फॉर्मेलिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे कौन सी होती है बच्चों, विटनेस, कि वहां पे विटनेस का क्लोज ऐसा आएगा। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं नोट्स में से क्या लिखा गया आपका, क्लियर। तो बच्चों पहले तो याद रखना कि फॉर्मेलिटीज के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर्टी आप ओरल में भी कर सकते हो, रिटर्न में भी कर सकते हो, ये पहले इसने इन जनरल बता दिया है। अभी रजिस्ट्रेशन वाले 100 वाली बात नहीं किया उसने, इन जनरल बताया है कि प्रॉपर्टी ओरल भी की जा सकती है और रिटर्न भी की जा सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी देखो बच्चों क्या लिखा गया, मूवेबल प्रॉपर्टी आप किसी भी तरीके से करो, उसके लिए कोई टेंशन नहीं थी। मूवेबल प्रॉपर्टी आप डिलीवरी ऑफ पोजेशंस कर दो या प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग बात कर रहा हूं बच्चों, तो आपको पता है कि अगर उसकी वैल्यू 100 या उससे ज़्यादा होगी, या फिर उसका रिवर्जन है या फिर अदर इंटेंजिबल थिंग है, वो सिर्फ कैसे होती है बच्चों, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही वो की जाती है। रिवर्जन याद होगा आपको, लीज, कि जो लीज, अगर आप लीज पे प्रॉपर्टी दे रहे हो या फिर अगर कोई वैल्यू 100 रुपीज़ या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में आपको रजिस्टर्ड वो करवाना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। और अगर यही प्रॉपर्टी बच्चों क्या बात की गई थी याद है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर लेस देन 100 रुपीज़ है, तो वहां पर आप रजिस्टर्ड भी करा सकते हो, डिलीवरी भी करा सकते हो, वो आपके पास ऑप्शन है, वो आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो बच्चों वहां पे, क्या बच्चों यहाँ पे। तो ये बस सिंपल बता रहे हैं टेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है, रिवर्जन क्या होता है, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों। तो मेन हमें यहाँ पे बच्चों पढ़ना है फर्स्ट वन, जो विटनेस के रिगार्डिंग होता है, और विटनेस वाले क्लोज को यहाँ पे क्या नाम बोला जाता है, डेट्स बच्चों अटेस्टेशन, ठीक है। तो ये अटेस्टेशन एक्चुअल में क्या है बच्चों यहाँ पर, दैट इज विटनेस। तो यहाँ पर विटनेस क्लोज की यहाँ पर बात की जा रही है बच्चों। तो अब ध्यान से पढ़ना, जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है, क्या क्या चीज़ के अंदर आ रही है बच्चों, तो इसको मेन यहाँ से पढ़ना है आपको अटेस्ट से। कि अटेस्ट का मतलब क्या है, तो बच्चों जब कोई साइन करता है ना तो उसको अटेस्ट कहते हैं ना, कि मैं अटेस्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब अटेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है, तो इवन उस डॉक्यूमेंट में जो साइन किए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, इस तरीके की अटेस्टेशन वहाँ पे देना। तो अटेस्टेशन का मतलब क्या बच्चों, देखो लिखा गया टू टेस्टिफाई ए फैक्टर टू बियर द विटनेस टू ए फैक्ट, कि भाई जो सिग्नेचर पार्टी ने किया है उसको सिग्निफाई करना द फैक्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ द सिग्नेचर ऑफ एग्जीक्यूटेंट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है बच्चों वहाँ पे, कि उसके डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूटेंट बच्चों यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, उनके सिग्नेचर की आइडेंटिफाई करना। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे। जैसे देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया, और देखो कैसे लिखा गया, बाय द अटेस्टेसर बाय पुटिंग डाउन हिज ओन सिग्नेचर। मतलब जैसे मैंने कहा कि पहले दो पार्टी के सिग्नेचर होंगे और फिर साइड में किसके सिग्नेचर होंगे बच्चों, विटनेस के सिग्नेचर वहां पर होंगे, ठीक है। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1 बच्चों। जब अटेस्टेशन आप लिखोगे तो ये फर्स्ट पॉइंट आप वहां पे लिखोगे कि अटेस्टेशन में क्या आपका आता है। फिर इसके बाद बच्चों जो सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखेंगे कि अटेस्टेशन को वैलिड और कंप्लीट हम कब मानते थे, कम से कम कितने विटनेस हमें चाहिए, तो बच्चों हमें 2 विटनेसेस वहां पर हमें चाहिए, ठीक है बच्चों। वहाँ पे हमें 2 विटनेस कम से कम चाहिए, तभी हम उसको अटेस्टेशन को हम वैलिड कहेंगे बच्चों। और क्या क्या चाहिए बच्चों यहाँ पे देखो, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि कम से कम 2 विटनेस तो चाहिए ही चाहिए अगर आप अटेस्टेशन को वैलिड करना चाहते हो। अब देखो सेकंड थिंग क्या बोल रहा है बच्चों, कि जो विटनेस वहाँ पे होगा ना बच्चों, विटनेस वहाँ पे चेक करेगा कि जो एग्जीक्यूटेंट है, जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो सही से साइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो फॉर्मेलिटी सही से कंप्लीट कर रहे हैं नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मस्ट सी द एग्जीक्यूटेंट साइन और अफिक्स इज मार्क टू द इंस्ट्रूमेंट। मस्ट सी, मस्ट उसी की ड्यूटी है बच्चों, इस चीज के लिए विटनेस वहां पे लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। या फिर सम अदर पर्सन अगर साइन कर रहा है, देखो क्या लिखा गया, मस्ट सी एग्जीक्यूटेंट साइन करेगा या सम अदर पर्सन साइनिंग द
इन द प्रेजेंस एंड द बाय द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेंट। ये बच्चों पता है किस चीज की बात कर रहे हैं? आपने एक वर्ड सुना है कभी, पावर ऑफ अटर्नी? एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर ऑफ अटर्नी बेटा? पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है? हाँ जी बताओ, पता है किसी को पावर ऑफ अटर्नी? बच्चों पावर ऑफ अटर्नी होता है कि जब मैं अपना राइट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा हूं कि आप मेरे बिहाफ पे साइन कर दो, ठीक है। मान लो मैं अपना राइट अंकित को देता हूं, तो अंकित अगर साइन करेगा ना तो वो पॉइंट नंबर बी में आपका आ गया, अगर मैं साइन करूंगा तो मैं पॉइंट नंबर ए में आ गया। तो मतलब पॉइंट नंबर बी में अगर कोई और पर्सन साइन कर रहा है तो विटनेस की ड्यूटी है वो चेक करने की कि भाई साहब ये पर्सन पार्टी टू कॉन्टेक्ट की जगह पे साइन क्यों कर रहा है। तो वहां पे डायरेक्शन के बेस पे होना चाहिए, वहां पे मैं चेक करूंगा कि क्या एग्जीक्यूटेंट ने डायरेक्शन दी है या नहीं दी है, ठीक है। या फिर थर्ड वन बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसे पॉइंट आ गया, या कुछ और पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर और मार्क ऑफ द सिग्नेचर ऑफ सच अदर पर्सन। बच्चों ये जो पर्सनल एक्नॉलेजमेंट वाला पॉइंट जाता है ना, एक कंपनी के केस में जाता है, कंपनी की जहाँ पे कॉमन सी लगा दी जाती है ना उसके रिगार्डिंग बात की जाती है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल वैसे याद रखो पावर ऑफ अटर्नी ही वहाँ पे दी जाती है। तो सेम थिंग कि या तो साइन कौन करेगा बच्चों, या तो कंपनी सॉरी या तो साइन करेगा कि जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर अगर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है तो जिसके नाम पावर ऑफ अटर्नी दी गई है, जिसको ऑथराइज किया गया है साइन करने के लिए, तो वो भी वहां पे साइन कर सकता है। और विटनेस की ड्यूटी है ये चेक करने की कि जो साइन कर रहा है वो पर्सन कौन है, ठीक है, क्या उसके पास राइट है साइन करने का, नहीं है, ये विटनेस की ड्यूटी वहां पर बनेगी बच्चों, ठीक है। एंड फिर उसके बाद बच्चों क्या लिखा गया कि विटनेस भी साइन करेंगे, मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट, तो उसके सामने यहाँ पे होंगे। तो बच्चों ये तीनों की तीनों अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो हम वहां पर कहेंगे कि अटेस्टेशन वैलिड है, अदरवाइज फिर वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। अब बच्चों मैंने यहाँ पे आपको बताया कि क्या जब साइन हो रहे हैं तो क्या दोनों विटनेस का एक साथ होना जरूरी है? हाँ जी बताओ, यस और नो? दोनों विटनेस एक साथ होने जरूरी है उस टाइम पे? नो, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे लिखा गया बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट मार्क कर लेना, नोट की तरह इसको मार्क कर लेना कि ये जरूरी नहीं है कि बोथ अटेस्टिंग विटनेस शुड बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम। तो इंस्ट्रूमेंट में बी अटेस्टेड आफ्टर एग्जीक्यूशन बट बाय द ईच ऑफ द अटेस्टेसर एट द डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स। तो दोनों अलग अलग टाइम पे भी कर सकते हैं, तो ये उनको अलाउड कर दिया गया है। लेकिन एक बच्चों एक चीज याद रखना, एक पॉइंट और मुझे बताओ, जो भी आपको जितना आपने पढ़ा है उससे लगा आपको, क्या पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने से पहले विटनेस के साइन हो सकते हैं? अगर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ने साइन अभी तक नहीं किया है लेकिन विटनेस ने साइन कर दिया, तो बच्चों ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना, तो ये तो एक फ्रॉड की तरह हो गया। तो इसमें साफ साफ बोल दिया गया क्या कह रहे हो? हाँ जी, ओके। अटेस्टेशन कैन नॉट टेक प्लेस कब तक? बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डेट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जब तक वही लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे बच्चों, तब तक अटेस्टेशन भी नहीं हो सकता, विटनेस की कोई वहाँ पे ड्यूटी नहीं आएगी। बड़ा पॉइंट बच्चों यहाँ पे, ये बच्चों बाकी करने की जरूरत नहीं है, मेन ये बस यहाँ पर स्टार्टिंग में बता दिया ना, उसी को आगे डिफाइन करा है बस। तो मेन बस आपको ये याद रखना है कि नंबर वन, विटनेस दो अलग अलग टाइम पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नंबर टू, विटनेस कभी भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट से पहले साइन नहीं करेगा, ठीक है, पहले नहीं करेगा बच्चों, दैट्स योर पॉइंट अटेस्टेशन। हाँ जी, फिर इसके बाद आता है बच्चों दैट्स कॉल्ड रजिस्ट्रेशन, कि क्या हमें उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब रजिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं बच्चों, तो ये आपका जो पॉइंट लिया गया पॉइंट नंबर 2, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट से लिया गया है कि जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है फिर तो आपको वो करवाना पड़ेगा बच्चों। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 से लिया गया बच्चों, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पढ़ो, इसमें क्या लिखा गया कि जो भी पर्सन डील कर रहा है विद द प्रॉपर्टी बाउंड बाय द राइट दैट आर क्रिएटेड इन द अर्लियर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, अर्लियर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की उसको रजिस्ट्रेशन भी फॉर्मेलिटीज ये कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ वैलिड वहाँ पर होगी, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, फिर इसका डायग्राम बनाता हूँ मैं इसी एग्जाम्पल का, पहले पढ़ते हैं इसको अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। ए ने ना एक मॉर्गेज किया हुआ था ऑन द प्रॉपर्टी एक्स, क्लियर, और उसको रजिस्टर्ड करवा लिया, मतलब ए ने एक मॉर्गेज डीड बनाई और उसको रजिस्टर करा लिया और वही प्रॉपर्टी भी उसने बी को बेच दी। ध्यान से ना पॉइंट बच्चों, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कहा जो सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ दैट इज रजिस्ट्रेशन,
तो रजिस्ट्रेशन में बच्चों हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक पर्सन है मिस्टर एक्स और इसके पास एक प्रॉपर्टी है, नाम मैं ले लेता हूँ प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1। अब बच्चों जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ये इसने क्या किया, एक पर्सन है मिस्टर सी, मिस्टर सी, और इसके नाम पर एक मॉर्गेज यहां पर क्रिएट कर दिया गया है। लेकिन बच्चों यहाँ पर इसके नाम पर एक मॉर्गेज यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया है। मॉर्गेज का मतलब क्या हुआ बच्चों कि इस मिस्टर सी ने इस मिस्टर एक्स को लोन दिया हुआ था, और ये मॉर्गेज, ये जो प्रॉपर्टी है, इसके नाम यहाँ पे ट्रांसफर कर दी गई है। ट्रांसफर मतलब मॉर्गेज कर दिया गया है एज सिक्योरिटी कि भाई अगर लोन का अमाउंट पे नहीं करूंगा तो आप ये कर लेना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब इसके बाद बच्चों पता है क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टी 1 है, ये प्रॉपर्टी किसको बेच दी जाती है, सोल्ड टू मिस्टर वाई। और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों, ये जो मॉर्गेज था हमने इसको प्रॉपर वे से रजिस्टर्ड करा लिया था। अब बच्चों मुझे बताओ, जब ये मिस्टर वाई को ट्रांसफर की जा रही है तो क्या मिस्टर वाई को ये जो मॉर्गेज हुआ था, क्या वो भी इससे रिगार्डिंग बाउंड होगा या नहीं होगा? हाँ जी, मतलब सबसे पहले तो ड्यूटी यहाँ पे क्या बन गई बच्चों कि मिस्टर वाई को ये चीज़ पता होनी चाहिए। और सपोज अगर जब मिस्टर वाई को ये पता चल गया तो उसके बाद वो इस मॉर्गेज डीड से रिगार्डिंग भी बाउंड होगा या नहीं होगा? तो बच्चों याद रखना, आंसर इज यस, कि जब तक ये मॉर्गेज से, या तो वाई क्या कहेगा कि भाई साहब पहले इसको मॉर्गेज फ्री करा दो तब मैं प्रॉपर्टी लूंगा, और अगर मान लो वो मॉर्गेज से उसको फ्री नहीं कराता तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाई के पास जो भी अब राइट एंड ड्यूटीज आएंगे वो बिल्कुल से वही आएंगे उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो एक्स के पास थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन आपका मान के चलो कि अगर पहले कुछ है तो वही सेम थिंग बाउंड होगी ट्रांसफरी के ऊपर बच्चों। और इसी के साथ बच्चों यहाँ पर इसको आप एक पॉइंट और कह सकते हो, यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 मैंने रजिस्ट्रेशन की बात की है, तो इसके साथ थर्ड पॉइंट जो यहाँ पर आएगा बच्चों, डेट इज नोटिस। नोटिस मतलब सिंपल वैसे कह सकते हो बच्चों कि वाई को इसके बारे में चाहे पता हो या ना पता हो, इन फ्यूचर वो इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर कुछ भी ऐसी कोई पहले ट्रांजेक्शन होगी तो वो उसके रिगार्डिंग बाउंड होगा। और इन फ्यूचर अगर मान लो वाई को नहीं पता था, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग तो बाउंड होगा, लेकिन जो उसको डैमेज हुआ है वो फिर एक्स से अलग से रिकवर कर सकता है। वो आपने पहले पढ़ा ही हुआ है कि एक्स से डैमेज तो रिकवर किए जा सकते हैं, बट अगर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी ऑब्लिगेशंस पहले थी वो वहां पर कंटिन्यू आपकी चलती रहेंगी बच्चों। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, ए ने एक मॉर्गेज किया था एक प्रॉपर्टी एक्स का और उसको रजिस्टर करा लिया था, और वही प्रॉपर्टी बाद में बी को सेल कर दी गई, तो बी इज बाउंड बाय द राइट ऑफ मॉर्गेजी अपॉन द ऑन द प्रॉपर्टी एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे और बी देखो क्या लिखा गया, बी एक्चुअली और नॉट, क्या वो जानता है फैक्ट कि अर्लियर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है? ठीक है, बट बी प्रॉपर्टी ले चुका है, तो देखो बच्चों साफ लिख दिया गया कि बी एक्चुअली नो अबाउट, नो एक्चुअली और नोट दैट देयर वाज मॉर्गेज, द फैक्ट दैट अर्लियर डॉक्यूमेंट वाज रजिस्टर्ड, ये अपने आप में क्या माना जाएगा, एक नोटिस माना जाएगा, जो आपको पॉइंट नंबर 3 में बच्चों डिफाइन किया गया है। तो आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है, आप सिंपल वैसे रखोगे, नंबर 1 अटेस्टेशन, नंबर 2 रजिस्ट्रेशन, और जो रजिस्ट्रेशन होगा उससे दोनों पार्टीज बाउंड होंगी, अगर कोई पहले कोई अर्लियर ट्रांजेक्शन है उसके रिगार्डिंग भी बाउंड हो जाएगा, सारी चीजें वहां पे फॉलो करनी पड़ेंगी बच्चों। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे? हाँ जी, थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है बच्चों, डेट इज द नोटिस। और नोटिस का मतलब क्या है कि बच्चों अगर कोई प्रॉपर्टी, देखो नोटिस में ना एक काम करते हैं, डायरेक्ट पढ़ाऊंगा समझ में नहीं आएगा, पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसका बच्चों, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि एग्जाम्पल से क्या चीज़ वहाँ पे हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो पहले इसका नोटिस का हम पॉइंट नंबर ए एग्जाम्पल पढ़ते, क्या है ये, परचेजर, परचेजर मतलब ट्रांसफरी, ट्रांसफरी को इन्फॉर्म किया गया कि जो इसके गुड्स के टाइटल डीड्स हैं, जो प्रॉपर्टी मैं आपको दे रहा हूँ, इसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो बैंक में रखे हुए हैं फॉर सेफ कस्टडी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बता दिया गया था ट्रांसफरी को कि जो प्रॉपर्टी मैं आपको बेच रहा हूँ इसके डॉक्यूमेंट मैंने बैंक के एक लॉकर में रखे हुए हैं और वहाँ पे सेफ है। ठीक है, अब बच्चों मुझे बताओ, जब ट्रांसफरी को इतना बता दिया गया तो क्या ट्रांसफरी की ड्यूटी नहीं बनती थी कि देखने की, क्या इंक्वायरी करने की, क्या बैंक में ऐसा रखा है नहीं रखा है? हाँ जी बताओ, क्या ये ड्यूटी है या नहीं है ट्रांसफरी की? यस,
कि यहाँ पे ड्यूटी बनती है देखने की कि भी क्या ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर ना जैसे वो स्टार्टिंग बता दिया गया तो दैट्स उसको क्या बोलेंगे, नोटिस, कि ट्रांसफरी को नोटिस दे दिया गया था, प्रॉपर्टी के बारे में पहले ही बता दिया गया था। ठीक है जी यहाँ पे। और बाद में अगर वो नेग्लिजेंस करता है, गिल्टी ऑफ ग्रोस नेग्लिजेंस, कि उसने चेक नहीं किया, तो अल्टीमेटली बाद में लाइबल कौन होगा बच्चों, ट्रांसफरी ही वहां पर लाइबल होगा। तो देखो क्या लिखा गया, मस्ट बी डीम टू हैव द नोटिस, नोटिस माना जाएगा राइट ऑफ द बैंक विच हैज कस्टडी ऑफ द टाइटल नीड्स, डीड्स आना चाहिए यहाँ पे, टाइटल डीड्स। बच्चों यहाँ पे तो ये एक नोटिस माना जाएगा कि भाई यहाँ पे वो उससे ले सकता है, बैंक के उसका राइट वहां पे रहेगा। ठीक है, तो वहां पर उसकी ड्यूटी है चेक करने की भी सारी चीज है नहीं है। उसी तरीके से बच्चों एक सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लेता हूं। यहाँ पर जो मैंने अभी प्रॉपर्टी वाला एग्जाम्पल लिया, प्रॉपर्टी वाला एग्जाम्पल लिया है, तो क्या इस केस में वाई की ये ड्यूटी नहीं बनती कि वो रजिस्ट्रार के पास जाकर, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट तो रजिस्टर करवाया होगा, डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रार के पास जाके इस चीज़ की इंक्वायरी करनी चाहिए कि क्या इस पर कोई चार्ज क्रिएट है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक ड्यूटी बनती है किसकी बच्चों, परचेजर की ड्यूटी बनती है कि भाई जो सामने पार्टी, जो ओनर कह रहा है अपने आप को कि मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, तो क्या इसने कुछ ऐसा काम तो नहीं किया हुआ है, कहीं मॉर्गेज तो नहीं किया हुआ है, कहीं उसने लोन तो नहीं लिया हुआ है, कहीं उसने प्रॉपर्टी चार्ज क्रिएट तो नहीं किया हुआ है। तो बच्चों अगर ऐसा कुछ किया भी हुआ है ना, तो सेम थिंग वहाँ पर याद रखना, तो वहाँ पर ड्यूटी बनती है उस परचेजर की उस इंक्वायरी करने की। अगर वो नहीं करता तो इन फ्यूचर वही वहाँ पर क्या होगा, लाइबल वहाँ पर माना जाएगा बच्चों। तो ये तीन इसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं बच्चों ट्रांसफर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर 1 विटनेस, नंबर 2 रजिस्ट्रेशन, एंड नंबर 3 नोटिस। नोटिस यहाँ पर जो हो जाता है बच्चों, नोटिस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, नोटिस। चलो आओ बच्चों, तो यहाँ पढ़ते हैं इसमें क्या बताया गया है, ध्यान से पढ़ना, इसमें पॉइंट क्या लिखा गया है, आगे ऊपर है ना। हाँ जी, तो देखो बच्चों इन्होंने कहा कि नोटिस ना दो फॉर्म में हो सकता है, एक्चुअल हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। एक्चुअल तो किसको बोलते हैं कि जब पर्सन को जो ट्रांसफरी है अगर उसको फैक्ट के बारे में पहले से पता था, दैट्स कॉल्ड एक्चुअल। कंस्ट्रक्टिव किसको बोलते हैं बच्चों, उसको हमने बता दिया था और मतलब उसको एक्चुअल में नहीं पता था लेकिन वो पता कर सकता था, इंक्वायरी कर सकता था, जैसे वो चार्ज वाला था बच्चों यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे हम, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मतलब सिंपल है कि जहां उसको सब कुछ पहले से बता दिया गया था दैट्स कॉल्ड एक्चुअल, और जहां पर उसको अभी पहले नहीं बताया गया था लेकिन ट्रांसफर अगर चाहता तो वो पता कर सकता था, बट उसने अपनी नेग्लिजेंस की वजह से अगर नहीं पता किया है तो। ठीक है यहाँ पे, तो दैट्स कॉल्ड देखो बच्चों यहाँ पे, तो नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया, इफ ए पर्सन नो अबाउट द फैक्ट तो ही हैज एन एक्चुअल नोटिस। लेकिन दूसरे केस में क्या बोल रहे बच्चे यहाँ पे, ए मैन ट्रीट ए मैन हु ought टू हैव नोन, पता कर सकता था, इवन तो ही डिड नॉट नो इन फैक्ट नोइस्ट, वो पहले नहीं जानता था लेकिन वो अपने तरफ से पता कर सकता था, तो दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव, उसको क्या बोला जाएगा बच्चों, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो बता रखा है। ठीक है, कर लोगे ना। अब इसमें बच्चों यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल आपको मेन करना है यहाँ पे जो बताया गया है, तो ध्यान से पढ़ना, इसमें क्या लिखा गया कि अगर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, किसको की जा रही है बच्चों, सी को, सी को, और जबकि उसी प्रॉपर्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो चुका था, बी के साथ हो चुका था, किसके साथ हो चुका था बच्चों, बी के साथ हो चुका था। तो इसका मतलब यहाँ पे अब प्रॉपर्टी किसको जाएगी, क्या लगता है आपको, बी को जाएगी या सी को जाएगी, फिर मतलब ए ने कॉन्ट्रैक्ट पहले बी के साथ कर लिया, फिर बी के बाद उसने सी से भी कर लिया। हाँ जी, क्या लगता है पहला राइट प्रॉपर्टी पे किसका आएगा, बी का या सी का, बी का आएगा बच्चों यहाँ पे। तो इसका मतलब सी के लिए वहां पे नोटिस हो गया, भी सी को इसके बारे में पता होना चाहिए था, उसको इंक्वायरी कर लेनी चाहिए थी। और ये इंक्वायरी कहाँ से करता बच्चों, वो रजिस्ट्रार के पास जाके करता कि क्या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे याद रखना, बी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट सी। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली कब करेगा वो, सी को जब मिल जाएगा नोटिस को पता चल जाएगा। और देखो बच्चों क्या लिखा गया, अगर सी को नोटिस था, नोटिस ऑफ द प्रायर कॉन्ट्रैक्ट, एंड ही परचेजेज विद द नॉलेज डैट कि इट वाज अनकॉन्स्केबल टू ए टू सेल टू हिम, तो फिर याद रखना बच्चों, मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ए बी को प्रॉपर्टी बेच रहा था, ए सी वही प्रॉपर्टी सी को भी बेच रहा था,
और सी को पता था कि ये प्रॉपर्टी किसको जा चुकी है, बी को जा चुकी है, मतलब बी के नाम डॉक्यूमेंट बन चुके हैं, क्लियर। और आपको ये पता चल चुका है कि सी को ये पता है और उसको ये भी पता है कि ए जानबूझ के फ्रॉड कर रहा है, एक अनरीजनेबल ट्रांजेक्शन कर रहा है, और आप फिर भी उसे खरीद रहे हो। अब बताओ बच्चों, जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो रीजनेबल माना जाएगा या अनरीजनेबल माना जाएगा? आपको सब पता है उस केस में, यू आर बायर, उसके बाद भी आप उससे खरीद रहे हो, अनरीजनेबल माना जाएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर सी को नोटिस मिल चुका था और फिर भी वो जानता भी है कि भाई ये ट्रांजेक्शन क्या है, ये ट्रांजेक्शन अनरीजनेबल है। अनकॉन्सिक्वेबल क्या मतलब है बच्चों यहाँ पे, अनरीजनेबल, और फिर भी वो खरीद रहा है, सी उसको सब कुछ पता होने के बाद भी खरीद रहा है, तो जो ट्रांजेक्शन हुई है ना बच्चों, उसको भी क्या माना जाएगा, अनकॉन्सिक्वेबल माना जाएगा, टू बाय। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अनकॉन्सिक्वेबल टू बाय। और बच्चों ये अल्टीमेटली पता है क्या है, ये अनकॉन्सिक्वेबल की बात करता हूँ तो यहाँ पर इवन एज पर अगर मैं इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर लेके जाता हूँ तो इस केस में सब कुछ जानने के बाद जो सी है ना, फिर बच्चों ए से अपना पैसा भी रिकवर नहीं कर सकता। मतलब नोटिस मिलने के बाद भी अगर वो ऐसा कुछ काम करता है कि उसको पता चल चुका था फिर भी वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी तो उसको मिलेगी मिलेगी नहीं, एंड साथ में बच्चों याद रखना जो ए से डैमेज लेना होगा ना वो भी नहीं ले सकता। ठीक है, कोर्ट क्या कहेगा, जब तुम्हें पता था तो ट्रांजेक्शन क्यों कर रहे हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो दैट्स द मीनिंग ऑफ कि भाई यहाँ पे जो बता रखा है कि नोटिस का मतलब क्या होता है। बड़ा पॉइंट बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिंपल बस नोटिस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि नोटिस क्या होता है, और उसका मेन आपको एग्जाम्पल यहाँ पर आपको करना है बच्चों। ठीक है, मेन आपको एग्जाम्पल्स का करना है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया बच्चों। एक एग्जाम्पल और करते हैं बच्चों ये वाला पॉइंट का, ये वाला पॉइंट और करते हैं कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो बच्चों, ये पता है आपको क्यों पढ़ाया जाता है बच्चों, प्रैक्टिकली ना जब आप प्रॉपर्टी का देखोगे ना तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो तो आपको पहले किस किस चीज़ की केयर करनी है। क्लियर, ऐसा नहीं है कि बस सामने वाले ने प्रॉपर्टी बता दी और आपने ले ली, तो उस पर आप पहले पता करोगे ये प्रॉपर्टी किसी के नाम तो नहीं कर दी है, ये प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज तो क्रिएट नहीं किया गया है, इस प्रॉपर्टी पे कोई गवर्नमेंट का ड्यूज तो नहीं है। आप चाहते हो तो ये सारी इंक्वायरी आप कर सकते हो प्रॉपर्टी के बच्चों, ये रजिस्ट्रार के पास सारी डिटेल वहां पर होगी। क्लियर, आप ये सारी चीज़ें वहां पे पता कर सकते हो बच्चों। और अगर आप नहीं करते हो, ग्रोस नेग्लिजेंस करते हो, मतलब आप केयरलेस करते हो वहाँ पे, आप ये चीज़ ध्यान से नहीं देते हो, तो उस केस में भी फिर आप वहाँ पे लायबल होगे। इसका मतलब फिर आप रिस्क में जा रहे हो। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ बच्चों, मान लो मैं अपनी ना मैं एक प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ और उस प्रॉपर्टी पे ना गवर्नमेंट का बहुत सारा ड्यूज था। मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की और उस पर गवर्नमेंट का बहुत सारा ड्यूज था, मैंने ये चीज़ पता नहीं की, मैंने सामने वाली पार्टी को कंसिडरेशन पूरा पे कर दिया, प्रॉपर्टी ले ली। अब किसकी गलती है, मेरी गलती है। अब इन फ्यूचर गवर्नमेंट अब ड्यू किससे मांगेगी, मुझसे मांगेगी, सामने वाली पार्टी तो पे नहीं करेगी, तो भाग गई। अब वो मैंने कहा जी मैं क्यों पे करूंगा, अब मैं मना अगर कर रहा हूं बच्चों तो उस केस में अब क्या होगा, गवर्नमेंट मेरी वाली प्रॉपर्टी सेल कर सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरी नेग्लिजेंस की वजह से मुझे एक बहुत बड़ा रिस्क वहां पे हो सकता है और प्रॉपर्टी मेरी इवन किसी दूसरे पर्सन के हाथ में भी जा सकती है। तो देखो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल और पढ़ो बच्चों, इट्स इंपॉर्टेंट। ये केस स्टडीज की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर एक प्रॉपर्टी खरीदी है, ए बाय प्रॉपर्टी फ्रॉम बी एंड डज नॉट केयर टू आस्क, उससे पूछा भी नहीं उसने कि क्या कोई अमाउंट बाय द वे ऑफ म्युनिसिपल टैक्स इज ड्यू। अब बच्चों इसमें पता है ये लिख दिया गया ना म्युनिसिपल टैक्स इज ड्यू, तो ये ना पहले से ही लिखा जाता है, ये प्रॉपर जब हम एग्रीमेंट बनाते हैं ना तो उसमें लिख दिया जाता है कि म्युनिसिपल टैक्स इस पर कोई ड्यू नहीं है, ये पार्टी ने मुझे डिक्लेरेशन दी है, ताकि इन फ्यूचर अगर मान लो हो भी जाता है ना तो फिर आप लाइबल नहीं होगे, उसमें कहोगे भी इसी को पकड़ो जाके। फिर उस केस में जाके हम किसको पकड़ेंगे, उस केस में जिसने प्रॉपर्टी आपको सेल की थी फिर उसको हम जाके पकड़ेंगे उस केस में। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है बच्चों कि उससे पहले ही पूछ लो कि म्युनिसिपल टैक्स तो कोई ड्यू नहीं है, इस प्रॉपर्टी में कोई टैक्स तो ड्यू नहीं है, पता चले बाद में खरीदने के बाद ये प्रॉपर्टी सेल हो जाए। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया, अगर म्युनिसिपल टैक्स, देखो क्या लिखा है, ड्यू ऑन द प्रॉपर्टी, इफ अगर उस पर बाद में होता है तो फिर लाइबल कौन होगा बच्चों, देखो वैसे तो इन जनरल कौन होगा बच्चों, बी लाइबल होगा, लिखा गया है बच्चों यहाँ पे इन जनरल तो बी लाइबल होगा, लेकिन अगर बी पे नहीं करता तो फिर किसका रिस्क आ गया, फिर रिस्क आ गया बच्चों ए का। क्या, फिर ए का रिस्क आ जाएगा, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ही डज नॉट पे देन अरियर ऑफ टैक्स कहाँ से लिया जाएगा, मे बी मेड ऑन द चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी, फिर वो प्रॉपर्टी से वहाँ पे रिकवर किया जाएगा बच्चों।
तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, जो यहाँ पे बता रखा है कि जब हम प्रॉपर्टी लेंगे तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। तो एग्जाम में आएगा तो उसमें आप कैसे लिखोगे, पहले ट्रांसफ़र बताना, ट्रांसफ़र क्या होता है, फिर आप उसमें बताना अटेस्टेशन बताना, नोटिस बताना एंड रजिस्टर आप उसको बताना। इसके अलावा बच्चों और भी अगर उसमें पॉइंट लिखना चाहते हो तो आप वो लिख सकते हो कि रिटर्न में होना चाहिए। क्लियर, तो रिटर्न वाला पॉइंट भी आप एक्स्ट्रा वहाँ पे आप बता सकते हो बच्चों। बच्चों यहाँ पे हाँ जी। अब बच्चों यहाँ पे फॉर्मेलिटीज वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ना एक्स्ट्रा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका, दैट इज द रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट क्या होता है, अब ध्यान सुना बच्चों। अब इसको फॉर्मेलिटी के साथ मत लेना बच्चों, यहाँ पर फॉर्मेलिटीज वाला टॉपिक हो गया आपका, उसमें सिर्फ 3 पॉइंट आपके आपके आते हैं। ठीक है, यहाँ हम कर रहे हैं दैट इज रेस्टोरेंट। और बच्चों अगर मैं रेस्टोरेंट में अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज अंकित पर एग्जाम्पल लेते हैं। अंकित ना अपनी एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है सपोज भव्या को। लेकिन अब यहां पे देखा जाए तो आपने एक पॉइंट पढ़ा था एब्सलूट राइट, एब्सलूट इंटरेस्ट, कि जब एक पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उसको 100% इंटरेस्ट किसको देगा, वो भव्या को देगा, और वो उस पर यूज कर सकते हैं, द राइट टू एंजॉय एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर मैं कहता हूं यहाँ पे कि अंकित ने ना जब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भव्या को ट्रांसफर की तो उसने कुछ कंडीशन लगा दी, यहाँ पर कंडीशन लगा दी, और इस कंडीशन की वजह से वो रेस्ट्रिक्ट हो गई टू एंजॉय प्रॉपर्टी। जैसे आपको पता ना बच्चों राइट क्या क्या मिल जाते हैं, कि बाद में अगर भव्या जो ट्रांसफरी है अगर वो प्रॉपर्टी को सेल करना चाहती है तो कर सकती है। जैसे अगर सेल की बात करते हैं, राइट टू सेल, राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, राइट टू परचेज, राइट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट टू गिव, तो वो सब यहाँ पे दे दिया गया। लेकिन अगर बच्चों में यहाँ पे कोई अगर जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफर करते हुए कंडीशन लगा दे तो ये बड़ी प्रॉब्लम है जी यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा, यहाँ पे किस किस तरह की कंडीशन लगाई गई है, आपको बताना है कि वो कंडीशन वैलिड है या नहीं है, अगर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी। तो बच्चों यहाँ पे ना जो प्रॉपर्टी स्पॉज प्रॉपर्टी यहाँ पे जो सेल की गई थी, एग्जाम्पल नंबर 1 में प्रॉपर्टी सेल की गई थी वो 50,000 रुपये की गई थी। ठीक है, और इसमें साथ में उसने क्या कंडीशन लगा दी भव्या के लिए, उसने कहा इफ यू want to sell property in future then you will sell this property only to अंकित। हाँ जी, बताओ बच्चों ये एक रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ये रेस्ट्रिक्शंस वैलिड है या इनवैलिड है। हाँ जी, कौन बताएगा, उसने क्या कंडीशन यहाँ पे लगाई है, अंकित ने कंडीशन लगाई है कि भाई अगर तुम फ्यूचर में बेचते हो तो क्यों अनरीजनेबल क्या है इसमें बताओ। भव्या आप बेचते तो बाहर ही बेचते ना किसी को प्रॉपर्टी, और आपको बस ये कह दिया कि आप उसको अंकित को बेचना। बच्चों इसमें प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है, अगर इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम पता कब आएगी, अगर यहाँ पे वो कहते हैं कि आप ये अंकित को बेचोगे और एट ₹2,000 ओनली। अगर मान लो जो बायर है ना बच्चों, अगर उसको मार्केट वाला प्राइस ही अगर अंकित पे करता है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप लिख दो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर जो 50,000 रुपये वाली प्रॉपर्टी आपको अगर वो क्या कहता है कि भाई आप 2,000 रुपये की मुझे बेचोगे आगे या किसी और को 2,000 रुपये में बेचोगे, तो भाई ये क्या मतलब है, वो तो उसकी मर्जी है ना कि यहाँ पे कितने रुपये में वो बेचे आगे। क्लियर, तो बच्चों यहाँ पे याद रखना ये जो रेस्ट। यस प्रियंका टेल। बच्चे आवाज क्लियर नहीं आई आपकी, क्या बोल रहे हो।
देखो अगर यहाँ पे ट्रांसफर के रिगार्डिंग अगर बात करें तो बच्चों वहाँ पे ना वो कंडीशन तो लगा सकता है, लेकिन कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि जो ट्रांसफर है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए। और पॉइंट बच्चों यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन ही लगा सकते हैं जिससे ट्रांसफर रेस्ट्रिक्ट हो जाए। हाँ जी। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ये प्रॉपर्ली रेस्ट्रिक्शंस का काम नहीं करेगा। अगर आप उसको कह सकते हो कि हाँ भी मैं तुम्हें सेल नहीं करूंगी बिल्कुल भी, क्लियर, तो वो बच्चों अलग पॉइंट चला गया। वो आपको ये नहीं कह रहा था ना कि भाई आपको बिल्कुल प्योरली रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि मुझे ही बेचोगे। और पॉइंट वो प्रॉब्लम कब आएगी, जब वहां पे वो प्राइस अलग मांग रहा है। तो लो में ये लिखा गया है कि भाई अगर आप किसी दूसरे को बेचना चाहते हो ना तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट में लिख दिया ना कि भाई आप अंकित को ही बेचोगे तो भी अलाउड है, बट प्राइस प्राइस यहाँ पे गलत है, प्राइस एक अनरीजनेबल लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये मैं इसी की बात कर रहा हूँ बच्चों। आप अगर एग्री करते हो, मान लो भव्य ने एग्री कर दिया, तो भी ये वैलिड नहीं माना जाएगा बच्चों यहाँ पे। डन। नहीं, तब भी वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब ये मान के चलेंगे वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसको गलत काम कर रही है, फिर भी अलाउड नहीं होगा बच्चे यहाँ पे। ठीक है, बच्चे उसमें चाहे वॉलेंट्री कर रही है, लेकिन उसमें एज पर ट्रांसफर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे पहुंच गए हो, लेकिन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में कह रहा है कि भाई एक बायर अपनी प्रॉपर्टी को वैसे अगर चीज ठीक है उसको हम राइट दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि अपनी प्रॉपर्टी 2000 में बेचोगे। तो उन्होंने कहा ये चीज गलत है जी यहाँ पे। ये अब भव्य के हाथ में है कि भाई वो एग्री करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, भव्य डिसाइड करेगी ना वो चीज कि उसको 2000 में देना है या नहीं देना है। आप उसको पहले ही एग्रीमेंट के थ्रू रेस्ट्रिक्ट कभी नहीं कर सकते आप उसको ऐसे। ठीक है जी यहाँ पे। या बच्चों मैं सेकंड पॉइंट लेता हूं यहाँ पे। एक प्रॉपर्टी परचेज की है आपने, एक प्रॉपर्टी परचेज की है 2000 रुपीज में, और अगर मैं एक कंडीशन यहाँ पे आपके ऊपर लगा देता हूँ, कंडीशन लगा देता हूँ कि भाई अगर आप ये प्रॉपर्टी किसी को सेल करोगे ना, किसी को भी जब बेचोगे इन फ्यूचर, तो 50,000 रुपए की आप बेचोगे। ये मैंने कंडीशन वहां पे लगा दी कि किसी को भी सेल करोगे तो 50,000 में सेल करोगे। अब बताओ बच्चों, इसका तो मतलब क्या हुआ कि वो भव्य जो है वो कभी प्रॉपर्टी बेच ही नहीं पाएगी। रीजन, कोई भी पर्सन 2,000 रुपये वाली प्रॉपर्टी कभी 50,000 रुपये में परचेज करेगा ही नहीं। और पॉइंट बच्चों यहाँ पे, तो ये इस तरह की रेस्ट्रिक्शन वहां पे लगा रहा हूं, तो ये वाली रेस्ट्रिक्शन भी क्या हो जाएगी बच्चों, अगर इस तरह की रेस्ट्रिक्शन में लगा रहा हूं, इट इज ऑल्सो इनवैलिड। तीसरी कंडीशन बच्चों वो ध्यान सुना, जो थर्ड कंडीशन में यहाँ पे लेके चल रहा हूं। और थर्ड कंडीशन बच्चों यहाँ पे आपके आ रही है, ये जो मिस्टर एक्स है ना बच्चों, इसके पास दो प्रॉपर्टी है। मिस्टर एक्स के पास दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2। उसने क्या किया, प्रॉपर्टी 1 सेल कर दी मिस्टर वाई को, और ये दोनों बच्चों साथ लगती हैं, मतलब एक के साथ एक है, क्लियर। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी दोनों एक साथ है वहां पे। अब उसने ये प्रॉपर्टी वाई को, प्रॉपर्टी 1 ट्रांसफर कर दी वाई को, और ये प्रॉपर्टी अभी भी किसके पास है, एक्स के पास है। जब उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तो उसने साफ साफ कहा कि भाई साहब यहाँ पे घर बनाओगे ना तो प्लीज एक मंजिल से ऊपर मत बनाना। अगर आप एक मंजिल से ऊपर बनाओगे तो मेरी ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी में मतलब प्रॉपर वे से जो सन लाइटिंग जो होती है वो प्रॉपर नहीं आ पाएगी। ठीक है, अगर तुमने एक से ज़्यादा बनाया तो ये प्रॉब्लम वहां पर आ जाएगी। और क्या प्रॉब्लम आएगी बच्चों, कि मेरी दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू इस वजह से गिर जाएगी, और मैं वहां पे उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर वे से इंजॉय नहीं कर पाऊंगा अगर तुमने एक मंजिल से ज़्यादा वहां पे बनाया तो। हाँ जी बताओ बच्चों, ये कंडीशन यहाँ पे जो लगाई गई है कि भाई आप एक मंजिल से ज़्यादा नहीं बना सकते, ये वैलिड है या नहीं है। ये वैलिड है बच्चों यहाँ पे। रीजन, क्योंकि अगर आप कोई रेस्ट्रिक्शन फॉर द बेनिफिशियल ऑफ प्रॉपर्टी आप लगाते हो तो वो वहां पर वैलिड मानी जाएगी बच्चों, तो फिर मैं उसको वैलिड वहां पर लेकर चलूंगा। तो दैट्स द पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो बताया गया है। ठीक है, चलो अगर पढ़ते हैं रेस्टोरेंट में कैसे बताया गया। रेस्टोरेंट भी दो तरह का वहां पर आएगा कि कुछ एब्सोल्यूट होता है, कुछ पार्शियल होता है। एब्सोल्यूट मतलब जहाँ पे पूरा भी आप उसको 100% रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो,
जैसे स्टार्टिंग के केस मैंने किए, और कुछ पार्शियल आते हैं कि जहां पर कुछ बेनिफिट के लिए किया गया है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से ना कि जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है ना बच्चों, तो ट्रांसफरी शुड नॉट बी रेस्ट्रेन्ड, उसको रेस्ट्रेन नहीं करना है आपको एब्सोल्युटली फ्रॉम एलिनेटिंग द प्रॉपर्टी। एलिनेटिंग होता है बच्चों प्रॉपर्टी को ट्रांसफर, अगर वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग आप कोई रेस्ट्रिक्शन उस ट्रांसफरी पर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो वहां पर आप कोई रेस्ट्रिक्शन वहां पर नहीं लगाओगे। तो देखो बच्चों क्या लिखा गया कि अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी दे रहा है बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन, और कंडीशन शुड नॉट बी वन कि भाई विच एब्सोल्युटली प्रिवेंट द ट्रांसफरी फ्रॉम द एलिनेटिंग द प्रॉपर्टी। तो साफ साफ बोल दिया गया बच्चों यहाँ पे कंडीशन लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो ट्रांसफरी है प्रॉपर्टी एलिनेट करने में उसको प्रॉब्लम आए, प्रॉपर्टी को एंजॉय करने में उसको प्रॉब्लम आए। आप ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं लगा सकते। ठीक है बच्चों यहाँ पे, और देखो यहाँ पे बता दिया गया बच्चों क्या लिखा गया कि बी अगर ये प्रॉपर्टी ए को देता है और उसने साथ में कंडीशन लिख दी कि जब भी प्रॉपर्टी दोगे तो वापस किसको दोगे, तुम बी को ही दोगे, तो भाई उसकी मर्जी है दे या ना दे, है ना। तो दैट्स कॉल कि दिस कंडीशन इज इनवैलिड एंड ट्रांसफरी क्या कर सकता है, अगर कंडीशन लिख भी दी गई है तो भी उस कंडीशन को क्या कर सकता है, वो इग्नोर वहां पे कर सकता है। ठीक है बच्चों वहां पे। अब देखो बच्चों ध्यान सुना पॉइंट, मैंने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट में ट्रांसफर लिख दिया गया है लेकिन ऐसी कंडीशन लिख दी गई है, अभी मैं वही बात कर रहा था आपसे, ट्रांसफर कर दिया गया और ऐसी कंडीशन लिख भी दी गई है, तो बच्चों ट्रांसफर तो वैलिड होगा, लेकिन जो ये कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है बच्चों, ये कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो गॉट द पॉइंट कि ट्रांसफर जो होगा इज वैलिड एंड द कंडीशन नॉट टू एलिनेट द प्रॉपर्टी इज वॉइड, इज वॉइड। तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो बताया गया है रेस्ट्रेंट ऑन ट्रांसफर या फिर रूल्स अगेंस्ट इनएलिनेबिलिटी। यस प्रियंका, कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल समझाना है प्रियंका। सर जो अभी तो वही बता रही नहीं नहीं, थी उसमें मेरी इनवैलिड मिस्टेक थी, उसमें मैंने गलती से आपको बोल दिया था, वो भी एक इनवैलिड कंडीशन थी, सॉरी, वो एक इनवैलिड कंडीशन थी बच्चे। हाँ जी, कोई और किसी का डाउट अभी तक यहाँ तक। ओके थर्ड वन, कौन सा था थर्ड वन, अच्छा प्रॉपर्टी वन प्रॉपर्टी टू का, ये भी आएगा प्रियंका आगे, अभी हम इसमें पढ़ेंगे ना तो उसमें सारा आएगा अभी। हाँ जी, तो बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देखो एक बार एग्जाम्पल पढ़ो क्या लिखा गया। ए ने एक प्रॉपर्टी दी है बी को, कितने रुपए की दी है, 2000 रुपीज़ की दी है, और कंडीशन क्या लगा दी कि बी ये प्रॉपर्टी जब सेल करेगा तो कितने रुपए की करेगा बच्चों, 50,000 रुपये की सेल करेगा, उससे कम अमाउंट में नहीं करेगा। हाँ जी, कंडीशन वैलिड थी या इनवैलिड थी, इनवैलिड। तो कंडीशन विल एट वंस बिकम इनवैलिड, क्योंकि कोई भी पर्सन 2,000 रुपये वाली प्रॉपर्टी 50,000 में नहीं खरीदेगा। अब इसी का अपोजिट ले लेते हैं बच्चों, ए ने प्रॉपर्टी दी 50,000 रुपये की और कंडीशन लगा दी कि अगर बी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो सी को बेचेगा, सिर्फ कितने रुपए की बेचेगा, 1,000 रुपीज़ की बच्चों। तो अगेन हमने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई तुम ये चीज़ सिर्फ उसी को करोगे, और ये भी क्या माना गया बच्चों, एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्ट माना गया, ये चीज़ गलत मानी गई है। हाँ जी, क्लियर पॉइंट यहाँ पे बच्चों, समझ में आया पॉइंट। अब एक एग्जाम्पल और समझना बच्चों, यहाँ पे ध्यान सुना पॉइंट, ओरल में बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ वैसे तो आपको ओरल में ही सुनना। एक ना एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए के 5 बेटे हैं, और मिस्टर ए के पास प्रॉपर्टी थी, सपोज 5 प्रॉपर्टी थी, वो साथ साथ में लगती है, मतलब एक ही जगह पे 5 प्रॉपर्टी थी उसकी, या फिर ऐसा कह सकते हो क्या उसने अपने 5 बच्चों के लिए प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी, इक्वल इक्वल डिवाइड कर दी, 5 हिस्से उसके कर दिए प्रॉपर्टी के और सबको दे दिए। लेकिन जब बच्चों वहाँ पे प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर कर रहे हैं ना इस तरीके से वो, तो उसने एक कंडीशन लगा दी साथ में, उसने कंडीशन क्या लगाई कि अगर कोई भी जो उसका सन अगर अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अगर बेचना चाहता है तो वो सिर्फ अपने दूसरे भाइयों को ही बेचेगा, किसी और को नहीं बेचेगा। हाँ जी बताओ बच्चों, ये कंडीशन वैलिड है या इनवैलिड है। नहीं, अब इसमें बच्चों पता है क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बाकी का जो एक तरह से फैमिली का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए ऐसा वहां पे लिखा गया है, तो उसने कहा ये कंडीशन है इन जनरल तो वैलिड है,
लेकिन ये कंडीशन वैलिड तभी मानेंगे जो उसका सन, मान लो कोई मिस्टर एक्स जो उसका सन है, वो अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहता है और प्रॉपर्टी की अगर मार्केट वैल्यू है सपोज 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है, और जो उसके बाकी जो भाई है वो कहते हैं नहीं, अब वादा हुआ था तो हम तुझे सिर्फ 1 लाख रुपए पे करेंगे इस प्रॉपर्टी का। हाँ जी, आप बताओ अब यहाँ पे वैलिड होगा या नहीं होगा? मतलब अब बच्चों याद रखना, अगर उसके जो भाई हैं अगर वो उसको मार्केट वैल्यू पे कर रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक्सेप्शन सिर्फ किस में चलती है बच्चों, जो फैमिली के जो सेटलमेंट हम करते हैं। अगर कोई फैमिली वाली सेटलमेंट नहीं है फिर तो वो कंडीशन एब्सोल्युटली क्या हो जाएगी, रेस्ट्रेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि टेस्टेटर जो पर्सन था वो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, किसको दे रहा है बच्चों, सन को दे रहा है, और कंडीशन क्या लगा रहा है कि अगर उसका सन ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो गिव एन ऑप्शन, पहली ऑप्शन वो किसको देगा कि भाई पहली ऑप्शन आप मेरी वाइफ को देना, मतलब जो दे रहा है कि पहली ऑप्शन तो अपनी वाइफ को देना, जो कितने में खरीद सकती है, 3000 पाउंड में खरीद सकती है। अब बच्चों प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या है उसकी 15,000 पाउंड, और वो देने की बात कितने की गई थी, 3000 पाउंड की। तो बच्चों याद रखना ये जो 3000 पाउंड वाली कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। तो इन जनरल बच्चों यहाँ पे सिंपल वे से याद रखना कि अगर वो कंडीशन लगाते हैं तो वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से फैमिली वाले जो हिंदू फैमिली होती हैं उनमें ऐसी कंडीशन लग सकती है, लेकिन जो अमाउंट वहाँ पे करना है वो अमाउंट मार्केट प्राइस से कम में नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो मार्केट प्राइस से कम में कभी नहीं होगा वो, अगर मार्केट प्राइस से कम में है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, क्लियर। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों। और ये मैं बच्चों जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, ये सब एग्जाम में केस स्टडी की फॉर्म में आपके आते हैं, ठीक है। तो केस स्टडीज की फॉर्म में जब आएंगे तो पहले आपको उसका ये प्रोविजन लिखना है, जिस तरीके से आप लिखते आ रहे हो ये आपको इसका प्रोविजन लिखना है, और फिर उसके बाद एप्लीकेबिलिटी लिखनी है, और फिर इसका कंक्लूजन लिखना है कि वो रेस्ट्रिक्शन वहां पर वैलिड मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। और पॉइंट बच्चों यहाँ पे चलें आगे। हाँ जी, अभी जो बच्चों हमने हिंदू फैमिली वाला किया, हिंदू फैमिली वाला केस जो हमने किया कि भाई हम उसको रोक भी नहीं रहे हैं और रोक भी रहे हैं, कैसे था उसको, हम उसको ये नहीं कह रहे कि तुम प्रॉपर्टी नहीं बेचोगे, हमने उसको कहा तुम प्रॉपर्टी बेच सकते हो लेकिन आप पहली ऑप्शन हमें दोगे फिर दूसरी ऑप्शन बाद में किसी और को दोगे। तो मुझे बताओ बच्चों इसमें जो अगर पार्शियल जो मैंने रेस्ट्रेंट किया कि भाई तुम्हें कंडीशन लगा दी, ऑप्शन दे दी, ये वैलिड थी नहीं थी, वैलिड थी। लेकिन कब वैलिड थी कि जब वो प्राइस कितना पे कर रहे हैं, मार्केट प्राइस के इक्वल पे कर रहे हैं। गुड। तो बच्चों देखो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि एब्सोल्यूट रेस्टोरेंट्स तो आर बेड इन लो, लेकिन जो पार्शियल रेस्टोरेंट होती है वो लो के अकॉर्डिंग प्रॉपर क्या माना गया है बच्चों, वैलिड माना गया है। एंड इफ देयर आर द कंडीशंस विच रेस्ट्रेंट द ट्रांसफरी नॉट टू एलिनेट द प्रॉपर्टी आउटसाइड द फैमिली, देखो क्या लिखा गया साफ साफ, अगर कोई कंडीशन लगाई गई भी फैमिली से बाहर किसी और को नहीं दोगे तो ऐसी रेस्टोरेंट को पार्शियल रेस्टोरेंट कहा गया है, और ये चीज वैलिड वहां पर मानी गई है बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पे डन बच्चों, समझ में आया पॉइंट, ठीक है। तो ये दो तरह की रेस्ट्रेंट हम यहाँ बात कर रहे थे, कौन कौन सी, पार्शियल और एब्सोल्यूट। हाँ सेम थिंग बच्चों, वो तो सेम पॉइंट चलेगा कि भाई मार्केट प्राइस पे सेल करोगे तो ही वैलिड होगा, अदरवाइज फिर हम उसको एब्सोल्यूट में ले जाएंगे, अदरवाइज तो, ठीक है। इसने यहाँ पे पॉइंट ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि एब्सोल्यूट में से सब साफ साफ बता दिया कि भाई मार्केट प्राइस अगर नहीं दे रही हो तो एब्सोल्यूट में आ जाएगा बस, तो अल्टीमेटली अदर केस आपके पार्शियल में ही आएंगे फिर। हाँ जी, अब बच्चों उसकी एक्सेप्शन कर रहे हैं। अब एक्सेप्शन में बच्चों यहाँ पे आप वैसे तो इसकी दो एक्सेप्शन है लेकिन आपको सिर्फ इसकी एक ही एक्सेप्शन करनी है, ठीक है। और वो एक्सेप्शन बच्चों एक्सेप्शन है भी और नहीं भी है, और सिंपल वे से है। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं एक प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, नॉर्मल पॉइंट है जो जनरल पॉइंट है ये, मैं एक प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, मैंने वो प्रॉपर्टी आपको किराए पर दी है, मतलब लीज बेसिस पर आपको दी है,
और अगर मैंने साथ में कंडीशन लगा दी, साथ में लीज बेसिस पर दी और कंडीशन लगा दी, ये प्रॉपर्टी तुम किसी और को लीज पर नहीं दोगे, सबलेट नहीं करोगे आप। हाँ जी बताओ, ये कंडीशन वैलिड है या नहीं है? वैलिड है, बस उसी को उसने एक्सेप्शन यहाँ पे बता दिया और कुछ नहीं बताया ये बच्चों। ये लेसर वाला पॉइंट ही उसने बताया हुआ है कि लेसर जब लेसी पर कंडीशन लगाता है कि तुम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ लीज वैसे तो प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकते, एंड नंबर 2 आप किसी को ये प्रॉपर्टी सबलेट भी नहीं करोगे। एक रीजन, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी तुम्हें सिर्फ दी है, आगे तुम किसी और को नहीं दोगे। तो यहां पर देखो बच्चों क्या लिखा गया, लेसर कैन इम्पोज ए कंडीशन दैट कि लेसी शुड नॉट सेल नॉट सबलेट द प्रॉपर्टी और सेल द प्रॉपर्टी, अपना इंटरेस्ट किसी और पार्टी को सेल नहीं करेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या मानी गई है बच्चों, वैलिड मानी गई है। रीजन, क्योंकि लेसर ने जिसको दी है सिर्फ लेसर का उसी पर्सन पर कॉन्फिडेंस है, किसी और दूसरे पर्सन पर कॉन्फिडेंस नहीं है उसको। क्लियर? और बच्चों अगर लेसर ने अगर ऐसा कुछ रेस्ट्रेन किया है लेसी को, तो ये कंडीशन क्या मानी गई है, वैलिड मानी गई है। तो जब बच्चों यहाँ पे आप एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन लिखोगे तो उसमें इसकी एक्सेप्शन हम वहां पे लिख सकते हैं, इसकी एक्सेप्शन हम वहां पे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और उसकी एक्सेप्शन क्या आएगी बच्चों, इफ लेसर impose condition regarding subletting, then such condition या restriction is valid। तो वहां पर वो कंडीशन प्रॉपर वे से वैलिड मानी जाएगी बच्चों आपकी। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों जो यहाँ पे बता रखा है। क्लियर? ठीक है, समझ आया बच्चों यहाँ पर? तो ये कौन सा पॉइंट था बच्चों यहाँ पे कि जब वो प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग की जो रेस्ट्रिक्शंस की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे बात कर ली। तो जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिए थे बच्चों, वहां पे ये 2 पॉइंट आपके हो गए एक तरह से कि प्रॉपर्टी को सेल करने के, एलिनेशन के। अब बच्चों यहाँ पे अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ना, जो पॉइंट नंबर सी मैंने आपको बताया था, ये किस में आएगा बच्चों आपका, रेस्ट्रेंट ऑन इंजॉयमेंट। रेस्ट्रेंट ऑन इंजॉयमेंट। तो अब ये चीज देखनी है बच्चों कि रेस्ट्रेंट कि अगर मैं कंडीशन ऐसी लगा रहा हूं कि वो प्रॉपर्टी को इंजॉय नहीं कर पाएगा। मान लो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मैं एक प्रॉपर्टी ना प्रियंका को ट्रांसफर कर रहा हूं, मैंने एक प्रॉपर्टी प्रियंका को ट्रांसफर कर दी और मैं प्रियंका के साथ एक कंडीशन लगा रहा हूं कि प्रियंका सिर्फ इस घर में सिर्फ आप ही रहोगे, आपके अलावा इस घर में कोई नहीं रहेगा। हाँ जी बताओ, ये कंडीशन वैलिड है या नहीं है? इनवैलिड बच्चों, इनवैलिड। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे किसी को एंजॉयमेंट के लिए रोक नहीं सकते कि भाई उसकी मर्जी है, कोई रहे ना रहे उसकी मर्जी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर इसने सिर्फ ये एक अलग पॉइंट बना दिया यहाँ पे रेस्टोरेंट और एंजॉयमेंट का। और मैं चाहता हूँ पहले इसके ना आप एग्जाम्पल पढ़ो, फिर इसके बाद हम ऊपर वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बच्चों यही खासियत है, पहले इसमें एग्जाम्पल पढ़ने होते हैं, फिर ऊपर का टॉपिक आपको पढ़ना होता है जिससे आपको प्रॉपरली वो फिर समझ में आएगा। तो देखो क्या लिखा गया बच्चों, पढ़ो। ए ना बी को एक हाउस बेच रहा है और कंडीशन लगा दी कि बी ओनली, सिर्फ बी ही इस घर में रहेगा, कोई और नहीं रहेगा। तो बच्चों ये क्या है, दिस कंडीशन इज इनवैलिड। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे इसका देखो क्या लिखा गया, इफ ए पर्सन ट्रांसफर ए प्लॉट ऑफ लैंड कीपिंग अनदर प्लॉट ऑफ फॉर हिमसेल्फ, तो ही कैन इम्पोज सर्टेन कंडीशन विच में इंटरफेयर द राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द ट्रांसफरी। एक काम करो बच्चों, इसको छोड़ दो, ये ऊपर ही पॉइंट सिंपल बता दिया गया। सिंपल वैसे बस याद रखो बच्चों कि अगर हम ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी दे रहे हैं ना, तो ट्रांसफरी को एंजॉयमेंट का राइट देना पड़ेगा, और इस तरीके से एंजॉयमेंट का राइट देना पड़ेगा कि भाई कोई दूसरा पर्सन वहां पर प्रॉब्लम में ना आए, ट्रांसफर में दिक्कत ना आए। और ये बच्चों पता है कैसे होता है, सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। ये जो एक्सेप्शन वाला पॉइंट मैंने कट करवाया है, ये इसलिए कट करवाया है क्योंकि ना नॉर्मली एक प्लॉट पे नहीं चलता। आपने अगर दिल्ली साइड देखा होगा या गुड़गांव साइड भी आपका होता है कि वहां पे एक ही प्रॉपर्टी में ना सपोज 3 फ्लोर बना दिए। अब वो 3 फ्लोर बनाने के बाद वहां पर वो क्या करते हैं, अब वो अलग अलग फैमिली वहां पे तीनों वहां पे ले रही है, फ्लोर ले रही है वहां पे।
तो क्या लगता है आपको, क्या उनके बीच में कोई इस तरह की कोई कंडीशन लग सकती है कि भाई आप ना यहाँ पे कोई और पर्सन, आप भी पहले बता दें फैमिली रहेगी आपकी, ये सब रहेंगे, इसके अलावा कोई और पर्सन आएगा तो भाई हमें इंटरफेरेंस होगी, दिक्कत आएगी, तो क्या वहां पे कोई कंडीशन लगाई जा सकती है? हाँ जी, क्या लगता है आपको कि इस तरह से जब आप कोई फ्लोर खरीदते हो, दूसरे फ्लोर वालों को भी इससे कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो क्या होगा उसमें? समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट, मैं क्या पूछ रहा हूँ? बताओ कौन बताएगा कि अगर, बच्चे इसमें पूछ रहा हूँ कि मान लो मैंने ना एक फ्लोर खरीदा है, 3 फ्लोर है उसके ऊपर, एक ही बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें 3 फ्लोर बने हुए हैं, मैंने उसमें सपोज सेकंड फ्लोर ले लिया, ठीक है, और जब सेकंड फ्लोर खरीदा तो उसने मुझसे पहले ही पूछ लिया था, उसने मेरे से उससे पूछा कि कितने लोग वहाँ रहेंगे, कितने मेंबर रहेंगे, हमने कहा जी 5 मेंबर रहेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, लेकिन अब वो उन्होंने क्या लगता है उन्होंने 5 मेंबर क्यों पूछा होगा मुझसे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे या फिर जो थर्ड फ्लोर है उस पे जो दूसरे पर्सन है वो भी रहते होंगे, अगर मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा रहेगा ना बच्चों, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या रहेगी, वहाँ पे जो दूसरी फैमिली है वो डिस्टर्ब होगी वहाँ पे। अब 5 लोगों तक तो ठीक है, लेकिन अगर सपोज उसी फैमिली में अगर 10 मेंबर आ गए तो क्या वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि सर आपने पहले कहा था सिर्फ 5 ही रहेंगे? समझ आया पॉइंट में क्या कर, तो सिंपल वैसे बच्चों याद रखना, 2 तरह की प्रॉपर्टी होगी, जब आप खुद की लैंड लेके उस पर बनाते हो तो वहां तो कोई इस तरह की रेस्ट्रिक्शन आप नहीं लगा सकते, लेकिन जहां पे आप इस तरह से फ्लोर बन रहे हैं कि जहां पे एक प्लॉट ऑफ लैंड आपको मिल रहा है, एक प्लॉट ऑफ लैंड दूसरे को मिल रहा है, तो वहां पर ऐसी कोई अगर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो इन जनरल लगा सकते हैं, ठीक है, ये वैसे मैंने कंडीशन हटा दी है, जरूरी नहीं है ये, मेन आप बस ये याद रखो, प्रॉपर्टी में आपको आने जाने से या किसी और को रहने से कोई रोक नहीं सकता, अभी बस आप इन जनरल ये याद रखो। डन बच्चों, बोलते ही नहीं है। गुड, आज तो ना रमन बोल रहा है ना पूर्वी बोल रही है, पूर्वी का शायद माइक खराब था। रमन आर यू हेयर? रमन कुमार, आर यू लिसनिंग माई वॉइस? आर यू हेयर? हाँ हाँ, बच्चे सेकंड एक्सेप्शन आपको करनी नहीं है ये करनी नहीं है, ये ज़्यादातर पता क्या होता है उसमें रिगार्डिंग में होता है कि जो हिंदू बुद्धिस्ट और मुस्लिम होता है उस केस में कंडीशन लगा देते थे कि जो वहाँ पे गर्ल होती है ना बच्चों, वो उनको पावर नहीं देते कि आप मैरिज के टाइम अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दो, ठीक है, जैसे कई बार होता है कि हिंदू में ना सिंपल ऐसे कंडीशन लगाते हैं, तो कुछ ध्यान से पढ़ना, सेकंड एक्सेप्शन किसके लिए, इज रिस्पेक्ट टू द वुमेन हु इज नॉट हिंदू बुद्धिस्ट और मुस्लिम, क्योंकि बच्चों इनमें सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट यहाँ पर चलते हैं, और इन तीनों को छोड़ के बाकी केस में क्या बोला गया कि अगर वहाँ पे कंडीशन लगाई गई है कि जो बाकी रिलीजियन की जो गर्ल है और अगर वो मैरिज के बाद अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को ट्रांसफर करवाना चाहती है तो हम वहाँ पे उसको रोक रहे हैं, तो वो चीज़ क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी बच्चों। बट मैं बार बार कर रहा हूँ ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये इतनी इफेक्टिव में हुई होती नहीं है, रीज़न क्योंकि एक्सेप्शन हिंदू बुद्धिस्ट और मुस्लिम पे लगती ही नहीं है। और पॉइंट बोलो भाई। यस सर। हाँ जी, सेकंड पॉइंट पढ़ो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा गया, सेकंड पॉइंट में आपको बताया था कंडीशन क्या लगाई गई थी, बी शुड नॉट कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी वाई मोर देन 1 स्टोरी सो डैट ए की जो प्रॉपर्टी है वो गुड लाइट एंड फ्री एयर वहाँ पे नहीं आ पाएगी अगर उसने 1 फ्लोर से ज़्यादा अगर वहाँ पे बनाया तो, ठीक है, तो बच्चों मुझे पता है कि जो ए पॉइंट है यहाँ पर जो कंडीशन लगाई गई थी ये तो इनवैलिड है, लेकिन जो बी पॉइंट है यहाँ पे जो इंजॉयमेंट की जो कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैलिड है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे समझ में आया पॉइंट, तो इसमें ध्यान से पढ़ो, बी पॉइंट का रीजन क्या बताया क्यों वैलिड है यहाँ पर, तो इसने यहाँ पे कहा कि जो कंडीशन लगाई गई है किस लिए लगाई गई है, फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर प्रॉपर्टी विच ही रिटेन्स, तो इसलिए वो कंडीशन क्या मानी गई है बच्चों यहाँ पर, इसलिए वो कंडीशन यहाँ पर हम वैलिड वहां पर मान के चलेंगे बच्चों। तो इसका आंसर क्या लिखोगे बच्चों, इसका आंसर रहेगा इन जर्नल, इन जर्नल जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है और उसमें अगर कोई रेस्ट्रिक्शन आप लगा रहे हो इंजॉयमेंट से रिगार्डिंग, तो इन जनरल वो रेस्ट्रिक्शन क्या मानी जाएगी, इनवैलिड मानी जाएगी, लेकिन अगर
कोई ऐसी कंडीशन लगाई जा रही है कि जिसमें हम इंजॉयमेंट क्यों रोक रहे हैं, ताकि दूसरी प्रॉपर्टी उसकी खराब ना हो, उसका बेनिफिट भी बना रहे। तो इसलिए अगर वो कोई कंडीशन लगाई जाती है तो फिर वहां पर वो रेस्ट्रिक्शन क्या मानी जाएगी बच्चों, वो रेस्ट्रिक्शन वहां पर वैलिड मानी जाएगी। हाँ जी, क्लियर पॉइंट। थोड़ा पॉइंट बच्चों यहाँ पे, तो ये पैरा आपको नहीं करना है बच्चों, ये सिंपल एग्जाम्पल ले रहे रेस्ट्रिक्शन वाले, एग्जाम्पल हमारे बहुत हो गए साथ साथ में। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों। यहाँ पे कौन सा पॉइंट ये आया बच्चों यहाँ पर, रेस्ट्रेंट ऑन एंजॉयमेंट, रेस्ट्रेंट ऑन एंजॉयमेंट। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया बच्चों, हमने कर लिया कि ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर से रिगार्डिंग क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं वो हमने कर लिया। एंड अगर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं किस टाइम पे, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के टाइम पर, या फिर रेस्ट्रिक्शन किस चीज़ पे लगा रहे हैं, एंजॉयमेंट पे लगा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बता दिया गया बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो बच्चों, अदरवाइज चलते हैं आगे। है कोई डाउट बच्चों? गुड। चलो बच्चों, अब एक नया पॉइंट कर रहे हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसके ऊपर एग्जाम में कई बार पूछा गया है टॉपिक ये, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। मतलब एक ऐसा पर्सन जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है, जो पर्सन अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है, क्या आप उसके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं कर सकते, उसके रिगार्डिंग वो बता रहा है बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे उसके नाम वो बता रहे हैं कि भी इस केस में क्या होगा। हाँ जी बच्चों, तो इसमें ध्यान से देखना बच्चों, इसमें क्या वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो बच्चों इसमें ना पहले एक काम करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे कि फिर आपको एक प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि अनबोर्न पर्सन के नाम ट्रांसफर करते हैं तो क्या क्या कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं। तो कॉपी पर आप हेडिंग बनाना, ट्रांसफर इन नेम ऑफ अनबोर्न पर्सन, ट्रांसफर इन द नेम ऑफ अनबोर्न पर्सन। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है अनबोर्न पर्सन में। तो बच्चों यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज दो पार्टी यहाँ पर है, मिस्टर एक्स और मिसेस वाई। ठीक है, ये कौन है, वाइफ है जी मिस्टर एक्स की, मिस्टर एक्स की। और बच्चों ये क्या करते हैं, इनकी ना एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक्स की और वाई की एक प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी वो क्या करते हैं, एक ट्रस्टी को ट्रांसफर कर देते हैं। और ट्रस्टी को क्या बोला गया कि भाई ये प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की जा रही है, उसने कहा कि भाई हम ना, मतलब ऑब्वियस है अभी इनके अभी कोई बच्चे नहीं है, तो अनबॉर्न चाइल्ड कि भाई मिस्टर जेड जो हमारा बेटा होगा ना बाद में, अभी हम तुझे प्रॉपर्टी दे रहे हैं, और एक काम करना, ये प्रॉपर्टी ऑब्वियसली किसको दे रहे हैं बच्चों, एक लिविंग पर्सन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। और इससे क्या बोला गया कि ये प्रॉपर्टी ना पहले इंजॉय जो हम करेंगे वो कौन कौन करेगा, वो एक्स करेगा और वाई करेगा, मतलब ये दोनों इंजॉय करेंगे। और हमने कहा इसके बाद अगर किसी की डेथ हो जाए, अगर किसी की डेथ हो जाए, कि अगर मान लो एक्स की डेथ हो गई, तो भाई फिर ये प्रॉपर्टी वाई को चली जाएगी, और अगर वाई की डेथ हो गई तो ये प्रॉपर्टी फिर एक्स एंजॉय करेगा। और इसकी डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी आप मिस्टर जेड को दे देना जो अनबोर्न पर्सन है अभी। अब आप सोच रहे होगे सर ऐसा करना था तो फिर ट्रस्टी क्यों अपॉइंट किया। बच्चों कुछ लोग पता है क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी अपने पास ना रख के वो एक ट्रस्टी के थ्रू वहां पे उस प्रॉपर्टी की केयर करवाते हैं। ठीक है, ओनर वो खुद होते हैं, लेकिन वो एज ए ट्रस्टी बन के वहाँ पे करते हैं। आपने सुना भी होगा बच्चों वहाँ पे, जैसे इंडियन ट्रस्ट एक्ट में आपका होता है ना, कि वहाँ पे ये ओनर हो गए, ये ट्रस्टी हो गया, और जिसको दिया जा रहा है वो पर्सन कौन हो जाता था, बेनिफिशियरी। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ बच्चों कि ये जो इन्होंने इस तरह का एग्रीमेंट यहाँ पे लिखवा दिया कि जी प्रॉपर्टी पहले एक्स वाई इंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद जिसकी डेथ होगी उनमें से उसका जो बचा है वो करेगा, और उसकी भी डेथ होती है तो फिर एक अनबोर्न पर्सन वहाँ पे इंजॉय कर पाएगा।
क्लियर। अब बच्चों मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो ट्रांसफर इस तरीके से किया जा रहा है ये यहाँ पर वैलिड होगा, क्या लगता है आपको, या नहीं होगा? एनीवन, ये चीज यहाँ पर वैलिड है या नहीं है? अगर आप ऐसी कोई कंडीशन लिखते हो तो बताओ जी, कौन बताएगा, क्या लगता है आपको, वैलिड है? चलो देखते हैं कि यहाँ पे बच्चों अगर मैं इसको वैलिड कहना चाहता हूँ ना, तो याद रखना दो कंडीशन वहां पे पहले सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। अगर आप ये दो कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई कर देते हो तो फिर हम कहेंगे कि ठीक है, आप एक अनबोर्न पर्सन के नाम भी कर रहे हो तो वैलिड है। बच्चों पहली कंडीशन यहाँ पे क्या आ रही है? पहली कंडीशन कि यहाँ पर अनबोर्न पर्सन से पहले या तो ये लोग होंगे या ट्रस्टी होगा, ठीक है। उस प्रॉपर्टी वो किसके पास होनी चाहिए? वो ट्रांसफर एक लिविंग पर्सन के नाम होनी चाहिए जो इस दुनिया में आ चुका है, ठीक है। मतलब अनबोर्न पर्सन के आने से पहले ही ये प्रॉपर्टी किसी एक प्रॉपर एक लिविंग पर्सन के अंडर वो होनी चाहिए। तो ध्यान से पढ़ो, पहली कंडीशन बच्चों क्या लिखी गई यहाँ पर, ये जो आगे बॉक्स में दी है, एरो में दी हुई है, पढ़ो यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखा गया बच्चों, इट शुड बी प्रीसीडेड बाय द लाइफ, किसके, इन द फेवर ऑफ लिविंग पर्सन। मतलब जो वो अनबोर्न पर्सन है उससे पहले एक लिविंग पर्सन के नाम वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखा जाए तो उससे पहले तो बल्कि हमने तीन तीन लिविंग पर्सन यहाँ पर ले लिए, ट्रस्टी ले लिया, एक्स वाई ले लिया, और एक्स वाई के बाद फिर उसमें से कोई और वाई ले लिया हमने। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बोल सकते हो प्रॉपर्टी शुड बी इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन, लिविंग पर्सन में फेवर में होनी चाहिए, किससे पहले, प्रीसीडेड टू अनबोर्न पर्सन। दिस इज योर पॉइंट नंबर 1 बच्चों, यहाँ पे अनबोर्न पर्सन से पहले ये होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ पर, और पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि जब ये अनबोर्न पर्सन के नाम कर रहे हो ना कि भी हाँ लास्ट में प्रॉपर्टी इसको मिलेगी, तो यहाँ पे याद रखना इसको पूरी की पूरी 100% प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। अगर ट्रस्टी ये कहता है ना कि 70 आपको दे देता हूँ, 30 मैं रख लेता हूँ, तो दिस कंडीशन इज नॉट वैलिड। फिर मैं उसको यहाँ पर अनबोर्न पर्सन वाले केस में लेके नहीं चलूंगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखूंगा, ट्रांसफर वोल इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी का पूरा इंटरेस्ट किसको ट्रांसफर होना चाहिए, उस अनबोर्न पर्सन के नाम ट्रांसफर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तभी हम उस कंडीशन को वैलिड कहेंगे, तभी ये ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन रखा गया है, ये वैलिड यहां पर माना जाएगा। हाँ जी, गॉट अ पॉइंट बच्चों, समझ में आया पॉइंट? हाँ जी, तो क्या क्या कंडीशन लगाई बच्चों यहाँ पर मैंने? पहली कंडीशन लगाई है कि अनबोर्न पर्सन के ट्रांसफर होने से पहले वो प्रॉपर्टी किसी लिविंग पर्सन के नाम होनी चाहिए पहले वो। नंबर 2, वहां पर साथ में क्या लिखा कि जब वो अनबोर्न पर्सन आ जाएगा तो उसके नाम वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट प्रॉपर्टी का वहां पर ट्रांसफर होना चाहिए, जो यहाँ पे बताया गया बच्चों, ठीक है। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे, क्लियर। तो चलो अब पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा गया है, ठीक है। तो लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना कि जहां पे आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, वेर ऑन द ट्रांसफर प्रॉपर्टी, और इंटरेस्ट आप क्रिएट कर रहे हो एक ऐसे पर्सन के नाम जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। कब कब नहीं आया वो भी, जिस टाइम वो आप एग्रीमेंट लिख रहे हो एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। तो हम कह रहे हैं लिख सकते हो, लेकिन देखो क्या लिखा गया, एक तो बच्चों सब्जेक्ट टू द प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर। अब बच्चों ये सेम ट्रांसफर का मतलब क्या है, ध्यान सुना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये कहता हूं एक्स और वाई ने एक एग्रीमेंट बनाया, किसके लिए, ट्रस्टी के लिए एग्रीमेंट बना दिया, ठीक है, एग्रीमेंट नंबर 1। और फिर दूसरा एग्रीमेंट बना रहे हैं कि जो ट्रस्टी है वो आगे ट्रांसफर करेगा अनबोर्न पर्सन के नाम, ठीक है। ये आपने एक दूसरा एग्रीमेंट वहां बना दिया, तो बच्चों फिर याद रखना ये वैलिड नहीं होगा।
मतलब वहां पे कहना क्या चाहता है, ये जो एग्रीमेंट 1 लिखा गया है ना बच्चों, इसी के अंदर आपको लिखना पड़ेगा सेम ट्रांसफर, कि भाई हाँ ये प्रॉपर्टी इस पर्सन के बाद, ये प्रॉपर्टी एक्स और वाई के बाद अनबोर्न पर्सन को मिलेगी, ऐसा उसी एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए बच्चों, बाद में नहीं। समझा बच्चों, यहाँ पे बाद में नहीं चलेगा, मतलब दूसरा एग्रीमेंट नहीं बनेगा उसके अंदर। क्लियर? तो दैट्स द मीनिंग ऑफ सेम ट्रांसफर, सेम ट्रांसफर बच्चों, तो क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर। और जो इंटरेस्ट वो क्या लिखा गया, इफेक्ट में नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा बच्चों, नंबर 1, जब तक कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर की पूरी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर नहीं कर देते, उस अनबोर्न पर्सन के नाम नहीं कर देते। ठीक है, तो कौन कौन सी 2 कंडीशन आई है बच्चों यहाँ पे, पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी, और दूसरी कंडीशन क्या बताई है, वोल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफर सो दैट देयर कैन बी नो फर्दर इंटरेस्ट, कि भाई जिससे कि किसी भाई अनबोर्न के बाद किसी दूसरी पार्टी का कोई इंटरेस्ट के बाद नहीं आना चाहिए, कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट कहाँ पे फिनिश हो गया, अनबोर्न पर्सन के नाम फिनिश हो गया बच्चों। समझ में आया पॉइंट, यस और नो? हाँ जी बोलो। यस। तो मुझे अब एक काम करो बच्चों, मैं आपको अभी 1 मिनट दे रहा हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल आप मुझे समझाओगे, ध्यान से पढ़ना है एग्जाम्पल और मुझे समझाओ ये क्या है। पढ़ो ये एग्जाम्पल, ध्यान से पढ़ो। हाँ जी, कौन बताएगा? यहाँ पे तो मना कर रहा है जी, इस वाले एग्जाम्पल में तो यहाँ पे तो कह रहा है कि नहीं वो चीज़ इफेक्ट में नहीं आएगी, डज नॉट टेक इफेक्ट, अनबोर्न पर्सन नाम पे इफेक्ट में नहीं आएगी। ऐसा क्या हुआ इस एग्जाम्पल में कि जो इफेक्ट में नहीं आ पाया? हाँ जी, ऐसा क्या हुआ यहाँ पे? कौन बताएगा? समझ में आया या नहीं आया ये बताओ पहले, सभी आंसर करो, 1 बाय 1 पूछता हूँ। अंकित, समझ में आया एग्जाम्पल? एक से ज्यादा नहीं, एक ही एग्रीमेंट है बच्चे, एग्रीमेंट एक ही बन रहा है। गलत। भव्या, नहीं वो तो पहले भी था। नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है, इस इफेक्ट में नहीं आया। प्रियंका, प्रियंका बताओ। नहीं जी, वाइफ का इंटरेस्ट नहीं है। पूर्वी, पूर्वी तुम्हारा माइक सही हुआ है नहीं हुआ? आई थिंक माइक ठीक नहीं हुआ है। रमन, बना बट उसके सेकंड डिवाइड हो गया। वेरी गुड भव्या, बहुत अच्छा पॉइंट बच्चे क्या के, कि अब मुझे बताओ जब एल्डर सन के लिए किया गया तो क्या पूरा का पूरा इंटरेस्ट एल्डर सन को दिया गया है? आंसर इज नो। हमने क्या बोला, एल्डर सन के बाद ये सेकंड सन को चली जाएगी, तो इसका मतलब हमने अनबोर्न पर्सन के नाम पर पूरा इंटरेस्ट दिया ही नहीं। हाँ जी, समझ में आया पॉइंट मैं कहना क्या चाहता हूँ? अगर मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ था आपका, अगर मैं ये कहता हूँ यहाँ पर, कहाँ गया पेज, गायब हो गया। हाँ जी, तो एक्स और वाई थे बच्चों, और वो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो ट्रस्टी को दे दी, और उसने कहा कि भाई ये प्रॉपर्टी अभी जो अनबोर्न पर्सन है मेरे एल्डर सन को दे देना, और जो
उसके बाद ये प्रॉपर्टी चली जाएगी सेकंड सन को, और जबकि ये दोनों के दोनों अभी क्या है, अनबोर्न है। तो इसका मतलब बच्चों वहाँ पे क्या हुआ, मैंने अनबोर्न पर्सन जो सबसे पहले एल्डर सन के नाम किया है उसका पूरा इंटरेस्ट नहीं रखा। हमने कहा एल्डर सन के बाद ये प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, सेकंड सन को चली जाएगी। तो जिसकी वजह से ये ट्रांसफर यहाँ पर वैलिड नहीं होगा, ये इफेक्ट में नहीं आ पाएगा। समझ में आया बच्चों यहाँ पे पॉइंट आपको? तो ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या लिखा गया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, एंड देखो साथ में क्या लिखा गया कि आफ्टर द डेथ ऑफ सर्वाइवर, पहले तो उन्होंने अपने लिए रखा था सक्सेसफुली फॉर देयर लाइव्स, और फिर उन्होंने कहा कि उनमें से जो मर जाएगा फिर उनकी डेथ के बाद एल्डेस्ट सन, जो भी होगा एल्डेस्ट सन उनकी वाइफ के बाद, अभी देखो वर्ड भी क्या लिखा है, इंटेंडेड मैरिज फॉर लाइफ, ठीक है, और उसकी डेथ के बाद फॉर एज सेकंड सन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल्डेस्ट सन है, जो अनबोर्न है, वो इफेक्ट में आ ही नहीं पाएगा। रीजन, क्योंकि हमने उसको पूरा का पूरा इंटरेस्ट तो ट्रांसफर किया ही नहीं है। इट डज नॉट एक्सटेंड द वोल ऑफ एज रिमेनिंग प्रॉपर्टी बच्चों। दैट्स योर पॉइंट बच्चों। यहाँ पर एग्जाम में आएगा तो ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, 4 मार्क्स में ज़्यादा आएगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन, तो वहां पर आप ये एग्जाम्पल भी साथ में आप बताना, ठीक है। डन बच्चों, समझ में आया पॉइंट? ठीक है, आज का एक लास्ट पॉइंट करते हैं जो हम पहले कर भी चुके थे, दैट इज द कंडीशनल ट्रांसफर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कंडीशनल ट्रांसफर, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपका आएगा दैट इज द डॉक्ट्राइन। एक काम करते हैं बच्चों, कंडीशनल भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि ये उसका जुड़ा हुआ है, थोड़ा डॉक्ट्राइन के साथ आगे आएगा ना, तो उसके साथ पढ़ेंगे। तो एक काम करते हैं बच्चों, आज हम यहीं तक करेंगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक फिर थोड़ा बड़ा टॉपिक है जिसमें सारे डॉक्ट्राइन आपके होंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट। तो आज हम यहीं तक इसको कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। प्रियंका आपका माइक ऑन है बच्चे।